बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री प्रोफेसर। जो बेटा आज हमने एमडी कैट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो लेक्चर है उसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसकी नॉमेनक्लेचर, इसका स्ट्रक्चर, जिसमें मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन, जिसमें उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन है, उसको डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस मेथड है बेटा, उसमें रेजोनेंस एनर्जी है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, उसके बारे में डिस्कशन होगी। मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन जो है ना वो हम उसको डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में जो है ना वो मिथाइल बेंजीन की जो है ना वो मजीद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो, और जो ना इनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है बेंजीन और मिथाइल बेंजीन वगैरह जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनकी एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन और इथाइल बेंजीन के, जिनको हम साइड चेन रिएक्शंस भी कहते हैं। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है, अगर एक ग्रुप पहले से अटैच है तो दूसरा ग्रुप कहाँ पे आके अटैच होगा, तो इसको हम उसकी रिएक्टिविटी को भी डिस्कस करेंगे और उसका कंपैरिजन विद अल्कीन और अल्केन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अल्काइल हैलाइड, जिसको हैलोजन अल्केन्स भी कहा जाता है, इसके जो सब टॉपिक्स हैं उनमें नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड, रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें SN1 एंड SN2 डिस्कस करेंगे। और जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन उसमें E1 और E2 हम उसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, लेकिन इनको हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जो लफ्ज़ बेंजीन है, इसका जो लफ्ज़ है ये बेंजोइन से निकला है, जिसका मतलब होता है जो ना वो जो ना गम, एक गम का नेम है बेसिकली, उसे ये निकला है। लफ्ज़ एरोमेटिक एरोमा से निकला है। एरोमा का मतलब है फ्रेगरेंस, खुशबू। तो शुरू में इन कंपाउंड्स की जो ना खुशबू होती थी, लेकिन बाद में पता चला कि सब एरोमेटिक कंपाउंड्स में खुशबू का होना ज़रूरी नहीं है। तो फिर हमारे पास जो डेफिनेशन में जो चीज़ आती है, वो जो लफ्ज़ फिनाइल है वो फीन से निकला है, जिसका मतलब है IBR लाइट, यानी रोशनी प्रोड्यूस करने वाले जो कंपाउंड्स हैं। तो इसलिए जो ना इसको जो ना दोनों नाम दिए जाते हैं। फिनाइल जो बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन माइनस होने के बाद इसको देखा जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन आपके सामने एक स्लाइड है बेटा। माइकल फेराडे ने 1825 में इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि बेंजोइन जो है ना, इसको वर्ड जिसको गम बोला जाता है, तो गम बेंजोइन से इसका वर्ड जो है ना निकला हुआ है। और इसका जो समटाइम इसको बेंजामिन जो है ना वो भी कहा जाता है, और जो है ना वो इसको एरोमेटिक रेजिन के तौर पे भी जो है ना जाना जाता है। जो नेम बेंजीन है, ये सबसे पहले जर्मन केमिस्ट मिट्स चेरिश ने 1833 में इसको सबसे पहले प्रोवाइड किया। ये सिंपलेस्ट एक जो ना वो आप कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसका जो मोलेकुलर फार्मूला C6H6 है, और इसका जो मोलर मास है वो 78 ग्राम होता है बेटा। इसमें साइक्लिक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इसमें 6 कार्बन का एक रिंग है जो कि जो होमोसाइक्लिक रिंग कहलाता है, और उसके साथ 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन भी अटैच है। इसमें 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, और ये कलरलेस है। इसमें जो ना वोलाटाइल, टॉक्सिक और इनफ्लेमेबल लिक्विड है, मतलब हाईली वोलाटाइल भी है। वोलाटाइल मीन के इवेपोरेट जल्दी होता है, टॉक्सिक भी है, नुकसानदेह है। इनफ्लेमेबल लिक्विड है, जल्दी इसको आग लगती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका 80.1 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। नॉन पोलर है, इमिसिबल विद वाटर है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ ये मिसिबल हो जाता है, जैसे अल्कोहल का ईथर वगैरह है। तो सबसे पहले हम इसकी नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटा। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहला रूल जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूशन के हवाले से है, कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन विद द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, द होल नेम इज रिटन एज वन वर्ड। ये बेटा जैसे हमारे पास जो है वो ये टोलोइन है, तो ये हमारे पास इथाइल बेंजीन है, तो टोलोइन इसको बाद में जो ना नेम दिया गया, इसको मिथाइल बेंजीन कहा जाता है, जैसे आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पे इथाइल बेंजीन है, एक वर्ड के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। हमारे पास जो है वो जैसे क्लोरोबेंजीन है, ये एक ही वर्ड है। नाइट्रोबेंजीन है, ये सारे सिंगल वर्ड जो है कंसिडर किए जाते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो ये है
कि कुछ जो मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं उनको हम जो है ना वो स्पेशल नेम दे देते हैं। जैसे मिथाइल बेंजीन को टोलुएन कह दिया जाता है, हाइड्रोक्सी बेंजीन को फिनोल कह दिया जाता है, अमाइनो बेंजीन को एनिलीन कह दिया जाता है। तो ये हमारे पास फिनोल है, एनिलीन है, तो ये इनके नेम, जैसे ये टोलुएन है, ये इनको नेम दे दिए गए हैं बेटा। बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है, ये सारे नेम जो है ना वो हमारे पास जो है ना उसके साथ ग्रुप अटैच होने के बाद इनके नेम बनते हैं। तो ये कहीं भी अटैच हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे जहाँ पे अटैच किया यहाँ लगाएं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। ये जो ऑल 6 पोजीशंस हैं ये सारी बिल्कुल सेम होती हैं बेटा। इसके बाद अगर एक से ज्यादा ग्रुप बेटा उसमें आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है, ये 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन है, ये इनके यूपीएससी नेम हो जाएंगे। और जो इनके कॉमन नेम्स है बेटा वो हमारे पास अगर दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे दो ग्रुप लगते हैं, दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों मिथाइल है तो फिर ये ऑर्थो और आगे जाइलीन कहलाता है। इसी तरह ये हमारे पास मेटाजाइलीन है, ये पैराजाइलीन है, तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्थो पोजीशन हमेशा एडजेसेंट होगी, जो मेटाजाइलीन है वो एक पोजीशन का गैप होगा, और जो पैरा हमारे पास पोजीशन है ये पैराजाइलीन है, 2 पोजीशन का गैप होगा। तो इसमें अगर दो या दो से ज्यादा ग्रुप अगर इसमें आ जाते हैं तो फिर हमारे पास एक प्रेफरेंस ऑर्डर है, उसके वाले से इसको नेम दिया जाता है। जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप है वो नीचे मेंशन कर दिया गया, जिसमें कार्बोक्सिल हमारे पास है, फिर साइनाइड है, फिर एल्डिहाइड है, कीटोन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, NH2 है, OR है यानी अल्कोक्सी ग्रुप है, और R ग्रुप है बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है बेटा स्लाइड में, जिसमें NH2 ग्रुप भी है और CHO ग्रुप भी है। तो CHO एल्डिहाइड ग्रुप है जिसकी प्रेफरेंस जो है वो NH2 से ज्यादा है, तो फिर CHO वाले ग्रुप को नंबर 1 प्रोवाइड किया जाएगा, NH2 को नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे, तो फिर ये 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड इसका नेम बन जाएगा। इसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप है और OH ग्रुप दोनों बेंजीन पे लगे हैं, तो अगर मैं OH को थोड़ी देर के लिए छुपा दूं या इसे कंसिडर करूं कि नहीं है तो ये बेंजोइक एसिड है, और अगर कार्बोक्सिल नहीं है तो ये फिनोल है। तो अब इसको क्या नेम दिया जाए, इसमें प्रेफरेंस ऑर्डर में हेल्प करता है कि कार्बोक्सिल की प्रेफरेंस OH ग्रुप से ज्यादा है, तो फिर जो नंबर 1 पोजीशन वो हो जाएगी जहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और 3 पे OH ग्रुप आ जाएगा, तो फिर ये 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जो है ना उसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रुप जो है वो प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं है, तो फिर अगर वो एक से ज्यादा ग्रुप अटैच है तो जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको स्मॉलर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे 2 हेलो ग्रुप जो है ना उसमें मौजूद है, तो आइडो और क्लोरो, तो फिर आइडो क्लोरो में अल्फाबेटिकली जो है वो आइडो आयोडीन आई से जो बाद में आता है, फिर आयोडो का नंबर 1 हो जाएगा, 3 पे क्लोरो आ जाएगा, तो ये 3 क्लोरो आइडो बेंजीन बन जाएगा। इसी तरह NO2 और BR ग्रुप है, तो ये दोनों भी ग्रुप जो है ना उस प्रेफरेंस ऑर्डर में जो भी मैंने पहले डिस्कस किया उसमें मौजूद नहीं है। तो फिर हमारे पास उसी तरह से जो नाइट्रो है वो N से स्टार्ट हो रहा है, ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, तो नाइट्रो वाले की प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी, उसको स्मॉलर नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, 1 नाइट्रो हो जाएगा, 2 पे ब्रोमो आ जाएगा, तो 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा बेटा। और अगर जो है ना वो इसमें जो ना जो स्पेशल नेम वाले ग्रुप भी आ जाएं, तो फिर जैसे हमारे पास OH ग्रुप भी NH2 भी है, तो फिर जो ना OH वाले की जो ना वो प्रेफरेंस जो ना उसको हम एज ए पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे, तो फिर ये हमारे पास 4 अमाइनो फिनोल बन जाएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट वाले को देखिए, इसमें SO3H है और क्लोरो है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, और CH3 आयोडीन है, तो फिर ये 2 आइडोटोलुइन जो है वो हमारे पास उनके स्पेशल नेम के साथ जो है कंपाउंड्स आ गए। अगर 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं फिर उनकी नेमिंग भी आपके सामने है बेटा। उसमें देखें क्लोरो ब्रोमो आइडो है, तो उसी तरह से जो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है उसको स्मॉलर नंबर प्रोवाइड किया, तो आइडो का नंबर 1 हो गया, 3 पे क्लोरो आ गया, 4 पे ब्रोमो आ गया। तो लिखते हुए इसका नेम अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहले 4 ब्रोमो लिखेंगे, फिर 3 क्लोरो लिखेंगे, देन आइडो बेंजीन जो है उसको लिख दिया जाएगा। इसी तरह नाइट्रो है, ब्रोमो फ्लोरो है, तो फिर हमारे पास जो नाइट्रो जो है ना वो एट द एंड जो है ना उसको हम पेरेंट नेम में कंसिडर करेंगे, तो फिर जो है ना उसमें ब्रोमो वाली साइड से नंबरिंग जो ना हमारी हो जाएगी, यानी 1 2 3 3 पे ब्रोमो है और 5 पे फ्लोरो है, तो 3 ब्रोमो 5 फ्लोरो और जो ना नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा। अगर 4 ग्रुप आ गए हैं हमारे पास जो ना वो आयोडो क्लोरो नाइट्रो, 2 क्लोरो आ गए हैं और 1 आइडो 1 नाइट्रो है, तो फिर जो ना नाइट्रो की जो ना नंबरिंग नंबर 1 आ गई, और उसमें क्लोरो नंबर 2 पे भी आ गया, क्लोरो 4 पे भी आ गया, और 5 पे आइडो आ गया, तो फिर 2 4 डाइक्लोरो 5 आइडो नाइट्रोबेंजीन इसका IUPAC नेम बन जाएगा। ये बेटा उसकी नोमेनक्लेचर के वाले से कुछ कॉन्सेप्ट था। अब स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में जो एक्सरे स्टडी है उसके वाले से इसको देखते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है वो एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, जिसमें 6 कार्बन जो है वो रिंग बना रहे हैं, उनके साथ 6 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो ना बनाते हुए अटैच है। कार्बन टू हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ है एक्सरे स्टडी ये बताती है कि 1.09 एंगस्ट्रॉम है, और जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ है 1.397 एंगस्ट्रॉम है। ये कार्बन टू कार्बन अल्केन की जो बॉन्ड लेंथ है उससे कम है और अल्कीन की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। अल्केन में कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो अल्कीनस में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये 1.34 से ज्यादा है, यानी 1.397 एंगस्ट्रॉम है,
जो कि 1.4 तकरीबन बन जाती है, लेकिन 1.54 से कम है तो ये बेंजीन को यूनिक कंपाउंड जो है वो बनाती है। एंगल, क्योंकि हर कार्बन इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा बेंजीन में, तो फिर इसका जो एंगल है वो 120 और हर कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ओवरऑल एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जो है उसको डेवलप करता है। तो ये उसके स्ट्रक्चर वाले से कुछ बातें थी। अब जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के लिए, उसमें हमारे पास रेजोनेंस मेथड है, रेजोनेंस एनर्जी है और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है बेटा। तो जो ना वो रेजोनेंस मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है इसके तमाम स्ट्रक्चर जो पॉसिबल स्ट्रक्चर उनको डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें रेजोनेंस मेथड में बेंजीन के लिए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे वो कैक्यूल ने 2 स्ट्रक्चर बताए जो कि जो ना एक दूसरे को रेजोनेट करते हो, यानी उसके अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, अपनी जगह पे स्टे नहीं करते, जो तेजी से मूव कर रहे होते हैं। तो हम इसको ये कहते हैं कि ये 2 पॉसिबिलिटीज में है। जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे है तो ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर सकता है, इस तरह ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है और ये पाई बॉन्ड जो है वो इधर मूव कर सकता है। तो फिर ये सिचुएशन बन गई और ये इधर आ सकता है, ये इधर आ सकता है और ये इधर आ सकता है। इनकी ओवरऑल जो है ना वो 79% जो है ना वो इनकी प्रोबेबिलिटी बनती है दुनिया में एग्जिस्ट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो ये है। और जो डाइवर्स स्ट्रक्चर है उसमें बेटा 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें उसने एक सिग्मा बॉन्ड कंसिडर किया था जो 1,4 में या 3,6 में या 2,5 में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। 2 पाई बॉन्ड्स कंसिडर किए थे बेटा इसमें। ये 3 डाइवर्स स्ट्रक्चर हैं, इन तीनों की जो पॉसिबिलिटी है वो 21% है, लेकिन ओवरऑल इसको 80-20 भी कहा जाता है क्योंकि वो राउंड अबाउट तकरीबन उसके करीब जो है ना वो बन रही है। तो 79-21 एग्जैक्टली है, तकरीबन हर एक की 7% है। ये सब को अगर कलेक्टिवली एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये बेटा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जिसको रोबिन्सन्स स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये इसका रेजोनेंस मेथड है जो कि बताता है कि बेंजीन की जो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास वो ज्यादा, इन सबको एक डबल एरो से शो किया जाता है, जिसका मतलब है कि ये इंटरकन्वर्टेबल है, दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। यानी अगर हम कंसिडर करें कि टोटल 100 मॉलिक्यूल बेंजीन के पड़े हैं तो उसमें 79 इस स्ट्रक्चर में होंगे, कैक्यूल स्ट्रक्चर में, और बाकी 21 जो है वो डाइवर्स स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो कर रहे होंगे। तो फिर इसके वाले से बेटा एक एमसीक्यू है कि बेंजीन इज एन एक्सट्राऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टेक्निक डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द बेंजीन। कहते हैं जी बेंजीन की जो स्टेबिलिटी उसकी एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से बेटा, इसको हम जो ना डिफरेंट तरीकों से बच्चों को समझाते हैं कि जी हमारे पास अगर फर्ज करें कि हम लोकलाइज्ड को डीलोकलाइज्ड को कॉन्सेप्ट इस तरह भी बच्चों को समझाते हैं कि हमारे सामने कोई फर्ज कर बड़ा जानवर खड़ा है, कोई जो ना जैसे हाथी है वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, अगर हम उसको जो ना वो कोई चीज़ मारते हैं तो उसको लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं क्योंकि उसने तेजी से अपनी जगह चेंज नहीं करनी। ये लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड की एग्जांपल है। और जो डीलोकलाइज्ड है वो किसी जो ना छोटे परिंदे की मानिंद है जो बड़ी तेजी से अपनी जगह चेंज कर रहा है, उस पर निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये बड़ी तेजी से अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड है। जब ये डीलोकलाइज्ड अपनी जगह पे स्टे नहीं करेंगे फिर कोई भी चीज़ आके इसके ऊपर आसानी से अटैक नहीं कर पाएगी और ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से, एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में पॉसिबल होती है बेटा, ये जो ना स्ट्रेट स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर का फायदा यही होता है कि ये पाई बॉन्ड जो है वो बड़ी तेजी से रिंग की शक्ल में मूव करते रहते हैं और ये उसको एक्स्ट्रा स्टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे यही बात जो डिस्कस की गई है कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन की वजह से है। तो कौन सी टेक्निक जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती। तो पहले नंबर पे रेजोनेंस मेथड है, ये आपको बता दिया कि रेजोनेंस मेथड हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है वो ये आ गया। और दूसरे नंबर पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है अभी हमने उसको डिस्कस करना है। चार्ली जो ऑप्शन है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है बेटा, ये कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए होती है, ये बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करती। और जो डेल्टा ऑप्शन है रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ स्टेबल होगी। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 150 होती है और जो नेफ्थलीन है उसकी 250 होती है, जो कि नेफ्थलीन को बेंजीन से भी ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रही होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी भी स्टेबिलिटी तो बेंजीन को डिसाइड करती है। तो इसके मतलब अल्फा बीटा डेल्टा जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने वाले पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो CFT है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये उसको एक्सप्लेन नहीं करती। तो इस MCQ का आंसर होगा फिर चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा उसके स्ट्रक्चर के वाले से एक MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, कि बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कौन सा है। पहली ऑप्शन जो है वो हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर है, बीटा ऑप्शन जो है वो डाइवर्स स्ट्रक्चर है, चार्ली ऑप्शन अगेन कैक्यूल स्ट्रक्चर ही है लेकिन जगह उसकी जो ना डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड की शो की गई है जिसमें जगह चेंज हो चुकी है। अल्फा और चार्ली जो ना एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि जो ना वो जो ना के और इसको हम कैनोनिकल फॉर्म्स का नाम देते हैं। तो ठीक है, डेल्टा ऑप्शन जो है उसमें सर्कल दिखाया गया है जो मैंने भी आपको बताया कि रोबिन्सन स्ट्रक्चर है, ये उसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये 5 स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है।
फिर इस एमसीक्यू का आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा रेजोनेंस एनर्जी के वाले से भी मैं आपको बता रहा था रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है। केक्यूल ने बेटा जब स्ट्रक्चर बेंजीन का एक्सप्लेन किया था तो उसने कहा था कि पाई बॉन्ड्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसको जरा हम जो है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट से भी समझाते हैं, फिर हम दोबारा से एमसीक्यू की तरफ आएंगे। तो देखें हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ये कहता है कि बेंजीन जो है उसके अंदर हो क्या रहा है असल में। एक्चुअली बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है। अब आप जानते हैं कि जब भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा उसके 3 हाइब्रिड जो हैं वो हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे। ये कार्बन जिसके पास 3 हाइब्रिड आ गए वो अपने आप को इस तरह से ये इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं जो कि एक ट्रायगोनल प्लेनेट शेप बनती है, और वो अपने आप को इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं कि ये भी एक ट्रायगोनल शेप ही हमारे पास बनती है, ये इस तरह से। अब जो ना इनमें जो एंगल है वो 120 बनता है, लेकिन ये 3 हाइब्रिड हैं। जो कार्बन है वो तो टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो चौथा जो हमारे पास ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिड होगा, क्योंकि 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाता है। वो इस तरह से हम बोर्ड के सामने और बोर्ड की बैक साइड पे से शो करते हैं। यानी बच्चों को अगर मैं समझाऊं तो मैं ये कहता हूं कि जैसे ये मार्कर है ये बोर्ड के सामने भी है और बोर्ड की बैक साइड पे भी है। अब अगर हमें बोर्ड की बैक साइड पे तो नजर नहीं आता तो हम इसको इस तरह से समझाते हैं कि ये मार्कर जो है वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों है। तो ये हाथ के साथ इस मार्कर का जो एंगल बनता है वो 90 के एंगल बनता है बेटा। तो इसी तरह से जो अनहाइब्रिड है वो यहाँ पे 90 के एंगल पे बोर्ड से बाहर की तरफ भी, बोर्ड की बैक साइड पे भी, ऐसे यहाँ पे भी है। अब ये जो 2 कार्बन जो मैंने आपके सामने बनाया ये दोनों सेम ही है, सिर्फ उनकी हमने थोड़ी सी पोजीशन चेंज की है, जगह चेंज की है। शेप दोनों जो है ट्रायगोनल प्लेनरी कहलाएंगे। तो पहला कार्बन जो इस शेप में है, दूसरा कार्बन इस शेप में है, तीसरा कार्बन अगेन इस शेप में है, चौथा फिर इसका शेप में आ गया, 5वां भी इस शेप में आ गया और छठा कार्बन इस शेप में। यानी 3 कार्बन इस शेप को फॉलो कर रहे हैं, 3 इस शेप को फॉलो कर रहे हैं, और ये मिलके एक रेगुलर हेक्सागोनल प्लेनेट स्ट्रक्चर बेंजीन का बनाते हैं। इसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो ओवरलैपिंग कर रहा है वो sp2 sp2 ओवरलैपिंग है, ये भी sp2 sp2 ओवरलैपिंग है, ये भी sp2 sp2 ओवरलैपिंग है, सारी जो है ना sp2 sp2 ओवरलैपिंग है। और कार्बन टू हाइड्रोजन जो है वो sp2s ओवरलैपिंग है, ये थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए कार्बन हमेशा जो है ना बेंजीन का जो कार्बन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, वो एडिशन रिएक्शन जो है ना उसको फॉलो जल्दी नहीं करता, क्योंकि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करना आसान है। इसकी जो डीलोकलाइजेशन की वजह से पाई बॉन्ड के अंदर एडिशन जो है वो उतना मुश्किल काम है। तो फिर ये उसका जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं सिग्मा फ्रेम। ये बेंजीन का जो है ना सिग्मा फ्रेम बन जाता है। इसमें हर कार्बन के पास यहाँ पे अनहाइब्रिड है, यहाँ पे अनहाइब्रिड है, यहाँ पे अनहाइब्रिड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब ये जो 6 अनहाइब्रिड है 6 कार्बन के साथ, उनको बेटा हम इस तरह से शो करते हैं अबव और बिलो द प्लेन। अब केक्यूल ने ये कहा था कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनता है जो इन दोनों के जो ना वो अनहाइब्रिड के आपस में बेंडिंग की वजह से एक दूसरे की तरफ जो है ना ये बेंड होते हैं, और जिस तरह से ये हम शो करते हैं इस तरह से बेंड होके पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, फिर सिर्फ सिग्मा आएगा, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई बॉन्ड बनेगा। ये केक्यूल स्ट्रक्चर है जिसमें उसने कहा था कि पाई बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स्ड है, दीज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है वो ये कहता है कि अगर ये इधर बेंडिंग हो सकती है तो ये भी sp2 sp2 ओवरलैपिंग है, ये भी sp2 sp2 ओवरलैपिंग है, ये दोनों सेम है, दिस वन एंड दिस वन ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर ये ओवरलैपिंग दोनों तरफ हो सकती है, यानी ये एक दूसरे की तरफ इधर बेंड हो सकते हैं तो ये इधर भी बेंड हो सकते हैं, यानी बॉन्ड कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इसको बोलेंगे डीलोकलाइज्ड। ये डीलोकलाइज्ड जो बॉन्ड होगा ये पूरे बेंजीन में अपने आप को सर्कुलेट करेगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर बन सकता है, ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर बन सकता है। फिर ये एक जो है ना वो हमारे पास इस तरह से जो है ना वो एक आप कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस शीथ बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, जो कि अगर हम ये बेंजीन का इस तरह से हेक्सागोनल जो उसका सिग्मा फ्रेम है वो बनाते हैं तो उसके अबव या उसके बिलो जो है वो बन जाती है, जिसको हम सैंडविच स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो बेंजीन जो है वो सबसे पहले तो सिग्मा फ्रेम आ गया, फिर ये उसकी जो है ना वो कॉन्टिन्यूस शीथ है जो कि डीलोकलाइजेशन की वजह से बनती है, और उसका सैंडविच स्ट्रक्चर जो है हमारे पास आ जाता है। तो ये जो है ना उसकी रेजोनेंस की वजह से है, उसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से है, और इसी वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबल भी हो जाता है। अब केक्यूल ने कहा था कि पाई बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स है, तो अगर हम केक्यूल की बातों को माने तो फिर एक पाई बॉन्ड को खत्म करने के लिए तकरीबन 119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। यानी उसमें हाइड्रोजन ऐड करें, जैसे साइक्लोहेक्सीन है उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो हमारे पास माइनस जो ना 119.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो उसके साथ मेंशन की जाती है, यानी इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। 2 पाई बॉन्ड में तकरीबन इसका डबल, और 3 पाई बॉन्ड में इसका जो ना वो ट्रिपल एनर्जी रिलीज होगी, जो कि माइनस 358.5 किलो जॉल पर मोल बनती है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में बेंजीन जो है वो 208 जो ना किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है, जो कि डिफरेंस जो है वो हमारे पास एक हाइपोथेटिकल जो वैल्यू है
जो कि 135 साइक्लोहेक्साट्राईन जिसमें हम फिक्स बॉन्ड कंसिडर करते हैं, और जो बेंजीन है जिसमें डीलोकलाइजेशन को शो करते हैं। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो बेटा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के वाले से जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं, इनको हम जो देखते हैं कि स्लाइड्स में भी बिल्कुल इस तरह से जो ना शो हो रहे हैं आपके सामने। जो स्लाइड शो हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट की, उसमें पहले जो है ना वो हमारे पास सिग्मा फ्रेम है, उसके बाद जो है ना वो इसके अनहाइब्रिड 2pz ऑर्बिटल नेक्स्ट स्लाइड में जो ना वो शो हो रहे हैं बेटा, जिसमें पहले जो है ना वो 3 पाई बॉन्ड बनते हैं, फिर उसकी जो है ना वो 3 पाई बॉन्ड अपनी जगह चेंज करते हैं, और जगह चेंज करने के बाद जो है ना वो एक रेगुलर शीट बना लेते हैं, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। इसको सैंडविच स्ट्रक्चर का जो नाम दिया जाता है। तो फिर जो है ना वो हम वापस आते हैं उस एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू था कि इन बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड मेकिंग इट अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, उससे बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्रेटर इज द रेजोनेंस एनर्जी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज, तो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की कितनी है? पहली ऑप्शन है -152 किलोजॉल पर मोल, बीटा ऑप्शन हमारे पास पॉजिटिव 150.5 किलोजॉल पर मोल, चार्ली ऑप्शन -358 किलोजॉल पर मोल, और डेल्टा ऑप्शन पॉजिटिव 358 किलोजॉल पर मोल। तो बेटा जो आंसर एक्सप्लेनेशन है उसमें आंसर तो बीटा है, लेकिन उसकी रीजन आगे बताई हुई है कि जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन की, जो कि कैक्यूल स्ट्रक्चर था, जिसने कहा था पाई बॉन्ड अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए थी वो -358.5 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल प्रैक्टिस में बेंजीन की 208 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों का जो डिफरेंस है उसे हम जो है ना वो रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। इसमें एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैक्यूल स्ट्रक्चर जो है, तो -208 माइनस फिर आगे -358.5 वैल्यू जो हम पुट करते हैं, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव 150.5 किलोजॉल पर मोल वैल्यू आती है। तो ये बेटा उसकी रेजोनेंस एनर्जी है जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब बेंजीन के जो ना सिग्मा पाई बॉन्ड के वाले से कॉन्सेप्ट है, बेंजीन हैज अ नंबर ऑफ, आगे लिखा हुआ है पहली ऑप्शन 12 सिग्मा बॉन्ड एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बीटा ऑप्शन है 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, चौली ऑप्शन 8 सिग्मा बॉन्ड एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और डेल्टा ऑप्शन 14 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि बेंजीन में जो सिग्मा फ्रेम बनता है उसमें 6 कार्बन टू कार्बन 6 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो ये 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और इसमें जो पाई बॉन्ड्स है वो नहीं है बल्कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये टोटल 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए थे जो कि नहीं होते। इट इज नॉट एन एल्कीन, ये डीलोकलाइज्ड है बेटा, इसलिए इसको हम 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नाम देते हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बेटा अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। जब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, और इसके वाले से एक एमसीक्यू है। इस एमसीक्यू को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास एमसीक्यू के तहत इसको मैं समझाऊंगा, 2-3 एमसीक्यू से इसके वाले से हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एमसीक्यू है, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। कहते हैं जी बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसमें कौन से स्टेप जो हैं वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहले ऑप्शन है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, बीटा ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ द रेडियम आयन, चौथे ऑप्शन रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। बेटा देखें हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो देखें। हमारे पास जो है ना वो बेंजीन की अगर नाइट्रेशन की जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इसको इधर जो ना वो लिख देता हूँ कि ये हमारे पास बेंजीन है, प्लस नाइट्रिक एसिड H2SO4, ये दोनों बेटा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज किए जाते हैं 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास बनता है नाइट्रोबेंजीन, ये बेटा नाइट्रोबेंजीन बन गया, प्लस वाटर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जो मैंने यहाँ पे इसको ये मेंशन किया है। इसमें सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलता है। यहाँ पे H2SO4 जो है इसको मैंने तोड़ के लिखा है HSO4 H फिर लिखा है, इट इज कॉल्ड प्रोटोनेटिंग एसिड। ये बेटा प्रोटोनेटिंग एसिड है, ये प्रोटोन प्रोवाइड करता है। प्रोटोनेटिंग एसिड जब प्रोटोन प्रोवाइड करता है तो ये जो H आयन छोड़ेगा H2SO4, वो इस HNO3 को मैंने तोड़ के लिखा है HONO2 लिखा बेटा इसको, तो उसका H आयन इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर है, 2 जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ आके जो ना जुड़ता है और इंटरमीडिएट कुछ यूं बन जाता है। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं HOH, फिर आगे
हमारे पास NO2 ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। वो जो हाइड्रोजन ये छोड़ रहा है जो एसिड है H2SO4 वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ता है, ऑक्सीजन पे फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रो से छीन लेता है, NO2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये नाइट्रोनियम आयन बन जाता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, वाटर सेपरेट हो जाता है ये H2O, और जो एसिड है उसका बाकी हिस्सा जो बच जाता है वो HSO4 है जो कि बाइसल्फेट आयन है बेटा। अब जो नाइट्रोनियम आयन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन जो है ये बेंजीन पे अटैक करता है, ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जब इसे मिलते हैं तो हमारे पास जो है ना ये सूरत हाल आ जाती है। इसको जो ना हम बच्चों को इस तरह समझाते हैं कि ये जो कार्बन है, इसको मैं यहाँ बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये बेंजीन के 6 कार्बन आ गए, हर कार्बन के साथ ये पाई बॉन्ड है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है ना वो मेंशन किया गया है। अब हम इसको इस तरह से समझाते हैं बच्चों को कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली, ये बेंजीन से बाहर निकल के इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका बॉन्ड बना देते हैं। तो जब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेंजीन के तो इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ, इसमें ये वाला जो कार्बन उसके सारे सिग्मा बॉन्ड हो गए, जब उसके सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हो गई जो कि मैंने ये मेंशन की है। अब इस कार्बन की शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट अब जो चीज बनी है इसमें इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड हैं लेकिन इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है। इसका जो ना 3 नेम हम मेंशन करते हैं, फर्स्ट इज एरेनियम आयन, दूसरा नाम बेंजीनोनियम आयन, तीसरा जो है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये अनस्टेबल होता है, इसमें हाइड्रोजन कुर्बानी देता है, हाइड्रोजन बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, ये वापस जो ना हाइड्रोजन निकल जाता है यहाँ से H नेगेटिव आयन के तौर पे, जो पहले स्टेप के HSO4 के साथ मिलके दोबारा H2SO4 बना देगा और नाइट्रोबेंजीन बाकी रह जाएगा। इसमें दोबारा हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी, ये प्लेनर हो जाएगा। तो शुरू में ये प्लेनर था, हर कार्बन sp2 था, प्लेनर जो ना हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था, या sp2 की वजह से हर कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर शेप जो ना शो कर रहा था। तो अब दरमियान में थोड़ी देर के लिए sp3 हुआ, एरेनियम आयन बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, दोबारा से sp2 में। तो हम ये कह सकते हैं कि sp2 से sp3 दोबारा sp2 में कन्वर्ट हो गया। ये उसका जो ना इनसाइड स्टोरी है, आप उसकी कह सकते हैं। इसमें ये अटैक हो रहा है, अटैक ऑफ जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल है जो मर्जी से बोल रहे हैं, और एंड पे रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है जो कि यहाँ पे H2SO4 है बेटा। तो फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का नाम देते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो पहली ऑप्शन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थी, ठीक है। बीटा ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन, ठीक है। चौथी ऑप्शन रीजनरेशन ऑफ द कैटलिस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी ठीक है। तो सारी बातें ठीक होगी, तो डेल्टा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये बड़े इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हवाले से हमने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्लाइड यहाँ पे बनाई है जिसमें तमाम जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उनके जो रिएजेंट्स हैं और उनके जो फाइनल प्रोडक्ट हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, और उससे रिलेटेड एक जो ना वो MCQ भी है। तो ये देखें हमारे पास जो तमाम रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन एट अ ग्लांस, ये स्लाइड का नेम है बेटा। इसमें बेंजीन और सबसे पहले उसकी हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में क्लोरो जो Cl2 है वो ग्रुप आके उस पर अटैक करता है और क्लोरोबेंजीन प्रोडक्ट बनता है। इसमें FeCl3 या AlCl3 कैटलिस्ट होगा, क्लोरोबेंजीन और HCl जो है उसका बाय प्रोडक्ट हो गया। तो क्लोरोबेंजीन इसका मेजर प्रोडक्ट है। नाइट्रेशन में अभी मैंने समझा दिया, कॉन्सनट्रेटेड HNO3, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रोबेंजीन वाटर उसका साथ बाय प्रोडक्ट है। सल्फोनेशन में H2SO4 कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं, SO3 जो है उसका बेसिकली रिएजेंट है, H2SO4 और SO3 मिलके ओलियम बनाते हैं। तो ओलियम का अटैक होता है बेटा इसके ऊपर, बेंजीन से हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है प्लस वाटर। इसी तरह बेंजीन की अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप जो है जैसे मिथाइल क्लोराइड है या कोई भी अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच करवा सकते हैं। AlCl3 कैटलिस्ट है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हम इसे बोलते हैं, और इसमें हमारे पास टोलुइन बनता है प्लस HCl। और इसी तरह फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन या एसिटाइलेशन है जिसमें एसिटाइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड O, फिर आगे Cl जो है वो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है, एथेनॉइल क्लोराइड इसका UPSC नेम है। AlCl3 की मौजूदगी में एसिडोफिनोन इसका प्रोडक्ट है और HCl जो है वो हमारे पास इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तो HCl इसका बाय प्रोडक्ट है बेटा। तो इसमें जो ना इससे रिलेटेड जो MCQ है वो आपके सामने है। बेंजीन शोज द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजीन कहता है जी ये सारे रिएक्शन जो कर रहा है, रिएक्शन लिखे हुए हैं, नाइट्रेशन है, आगे रिएजेंट उसका कॉन्सनट्रेटेड HNO3,
और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 55 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, बेंजीन प्लस HNO3 नाइट्रोबेंजीन है, वाटर है। इसी तरह सेकंड नंबर पे सल्फोनेशन, उसमें बेंजीन प्लस H2SO4 आगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर है, उसके रिएजेंट दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। अल्काइलेशन में हमारे पास जो है ना वो R ग्रुप जब वो आके अटैच होता है CH3Cl और AlCl3 उसके रिएजेंट्स में मेंशन किया गया, और बेंजीन प्लस CH3Cl और आगे टोलुइन प्लस HCl है बेटा। और असाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर आगे लगता है, जिसमें CI3COCl रिएजेंट है, AlCl3 कैटलिस्ट है, और रिएक्शन आगे जो है ना एसिटोफिनोन जो है ना बन रहा है। तो मैकेनिज्म शोन इन द गिवन रिएक्शन इज, बड़ा इन सब का मैकेनिज्म जो मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। तो पहली ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बीटा ऑप्शन जो है वो एसिड बेस्ड रिएक्शन, चार्ली ऑप्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डेल्टा ऑप्शन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, फिर इसका आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है वो है एडिशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन जो एडिशन रिएक्शन जो करता है उसमें पाई बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, बेंजीन की हाइड्रोजनेशन हो सकती है निकल की मौजूदगी में एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो जो ना वो इसमें या इसमें जो सॉल्वेंट, हम एसिडिक सॉल्वेंट अगर यूज़ करना चाहते हैं तो प्लाटिनम के साथ एसिडिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, या निकल के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऐसे कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, जिसमें बेंजीन की हाइड्रोजनेशन होकर साइक्लोहेक्सेन जो है हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। इसी तरह बेंजीन की हैलोजिनेशन है, तो बेंजीन की हैलोजिनेशन सनलाइट की मौजूदगी में होती है, क्लोरीन ग्रुप जो है बेंजीन पे अटैक करता है, और ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है बेटा, जिसमें जो है ना हमारे पास बेंजीन के पाई बॉन्ड्स खत्म हो जाते हैं और उसके जो है ना वो 6 क्लोर ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। फ्लोरिनेशन भी हो सकती है बेटा और ब्रोमिनेशन भी हो सकती है, लेकिन फ्लोरिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा विगरस है, और जो हमारे पास आयोडीनेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो ये मोस्टली क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन करवाया जाता है, जिसमें ये एडिशन रिएक्शन जो है शो करता है। तो ये दो रिएक्शन बेंजीन के जो मैंने भी आपके सामने डिस्कस किए, ये प्रूव करते हैं कि बेंजीन जो है वो अनसैचुरेटेड भी है। तो बेंजीन एक यूनिक कंपाउंड है जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तरह की नेचर जो है शो करता है। अब उसकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द मिथाइल जो ना बेंजीन है, ये बेटा बिल्कुल जैसे हैलोजिनेशन ऑफ द अल्केन उसको शो करती है। इसमें बेंजीन का कोई काम नहीं है, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है CH3 उसका सारा रिएक्शन है बेटा, जिसमें मिथाइल बेंजीन यानी टोलुइन की अगर हैलोजिनेशन करते हैं तो हाइड्रोजन जो CH3 के साथ अटैच है वो रिप्लेस होता है सनलाइट की मौजूदगी में, और बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl हमारे पास बनता है, दैट इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। जो बेंजीन के ऊपर CH2 ग्रुप ऐसे बेंजाइल कहते हैं, उसके साथ क्लोरीन है तो बेंजाइल क्लोराइड। अगर फर्ज करें यहाँ पे OH आ जाए तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। अभी बेंजाइल क्लोराइड है उसकी दोबारा से ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हाइड्रोजन जो हैलोजिनेशन होती है, और फिर सनलाइट की मौजूदगी में ही ये बेंजल या बेंजाल क्लोराइड बनता है, और उसके बाद जो है ना बेंजल या बेंजाल क्लोराइड की दोबारा हैलोजिनेशन होती है, और ये बेंजो ट्राई क्लोराइड जो है वो एट द एंड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, जिसमें सारे हाइड्रोजन जो टोलुइन के हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं और उनकी जगह पे जो है ना हैलोजन ग्रुप आ जाते हैं। इसी तरह बेंजीन की ऑक्सीडेशन जो ना वो साइड चेन ऑक्सीडेशन अगर हम करवाते हैं तो साइड चेन ऑक्सीडेशन बेंजीन के ऊपर लगे हुए ग्रुप की होगी, जो मिथाइल बेंजीन या इथाइल बेंजीन की होगी। तो इसमें जो मिथाइल या इथाइल ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बेंजोइक एसिड ही होता है। तो इससे रिलेटेड एक MCQ लिखा हुआ है कि अल्काइल बेंजीन्स आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय द एसिडिफाइड KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो ना वो इन एसिडिक मीडियम। इन दीज रिएक्शंस अल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज्ड कीपिंग बेंजीन रिंग इंटैक्ट। इसमें बेंजीन रिंग रिमेन सेम रहता है, और जो अल्काइल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ द मिथाइल बेंजीन अंडर सच कंडीशंस द मेन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, कहते जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, तो पहली ऑप्शन एथैलिक एसिड, बीटा ऑप्शन प्रोपेनोइक एसिड, चार्ली बेंजोइक एसिड, डेल्टा एथेनोइक एसिड। फिर इसका ऑप्शन जो है हमारे पास चार्ली आंसर होगा, क्योंकि बेंजोइक एसिड इसमें बनता है। ये आंसर एक्सप्लेनेशन में मिथाइल बेंजीन प्लस जो ना 3 नेसेंट ऑक्सीजन मेंशन किए गए हैं, जो कि KMnO4 की मौजूदगी में डाइल्यूट H2SO4 के साथ है। यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि एसिडिक मीडियम में ही होता है, और उसमें हमारे पास जो पहले नंबर पे बेंजाइल अल्कोहल बनती है बेटा, वो फिर कन्वर्ट होती है बेंजल्डिहाइड में, और फिर वो कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में। ये क्योंकि इसलिए 3 स्टेप इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। इसमें जो बेटा ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, अगर वो KMnO4 से हो रही है तो KMnO4 5 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करता है। ये KMnO4 बेटा चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम बच्चों को ये कहते हैं कि जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप से मैच कर जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे KMnO4 में सेंट्रल एटम मैंगनीज है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि इसके ग्रुप 7b से जो मैच करती है, तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है बेटा। ये होता क्या है, एसिडिक मीडियम में ये H2SO4 से रिएक्शन करके पोटेशियम सल्फेट बनाता है,
मैंगनीज सल्फेट बनाता है, वाटर बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब बच्चों को हम ये ट्रिक बताते हैं कि जो KMnO4 है उसमें ये +7 से +2 में चेंज हो रहा है बेटा। ये देखें, ये +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 इलेक्ट्रॉन का इसमें गैप आ रहा है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। जो अपनी रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जर से याद रखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये अपनी रिडक्शन कर रहा है तो इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 5 ऑक्सीजन छोड़ेगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन का फर्क उतनी ऑक्सीजन छोड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो +6 है एक एटम की, और ये कन्वर्ट होता है क्रोमियम +3 में। तो यहाँ पे क्रोमियम जो है वो कन्वर्ट हो रहा है +6 से +3 में, तो 3 जो है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, एक एटम में 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है बेटा। तो ये +6 से +3, जब +6 से +3 में 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया, अगेन इसने अपनी रिडक्शन की, तो यहाँ पे देखें 3 नेसेंट ऑक्सीजन, यानी KMnO4 में 5 इलेक्ट्रॉन का फर्क, 5 नेसेंट ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट में 3 इलेक्ट्रॉन का फर्क, 3 नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते हैं। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो अल्काइल बेंजीन को ऑक्सीडाइज करके फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बेंजोइक एसिड बना देते हैं। अगर इथाइल बेंजीन होता है तो उसमें साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी जो है वो बनते हैं। तो फिर यहाँ पे जो इस MCQ का आंसर हुआ वो चार्ली ऑप्शन, जो इसमें बेंजोइक एसिड लिखा हुआ था। अब बेटा जो मैंने भी आपको नाइट्रेशन के वाले से एक कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने ये लिखा था कि ये प्लेनर से टेट्राहेड्रल sp3 में फिर sp2 में दोबारा प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके वाले से एक MCQ क्वेश्चन है बेटा, ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन अ नाइट्रो ग्रुप NO2 सब्स्टिट्यूट्स एट द कार्बन एटम, which one of the following give the arrangement of the bonds at this carbon atom during the reaction। कहते जी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स के बारे में, जो कार्बन एटम के बॉन्ड्स हैं उनके बारे में ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी चेंज उनमें आ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट प्रोवाइड कर रही है। तो पहली ऑप्शन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो ना वो प्लेनर, ठीक है। फिर इन द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स दोबारा प्लेनर लिख दिया तो गलत हो गया। इंटरमीडिएट में बेटा जब ये अरेनियम आयन बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, बेंजीनोनियम आयन बनता है, फिर ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। पहली ऑप्शन में प्लेनर लिखा हुआ गलत हो गया। एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दोबारा प्लेनर हो जाता है, तो उसने पहली ऑप्शन में सारे ही प्लेनर लिख दिए, गलत हो गया। बीटा ऑप्शन में प्लेनर है, टेट्राहेड्रल फिर प्लेनर है, तो बीटा हमारा जो ना वो आंसर मैच कर रहा है कि प्लेनर टेट्राहेड्रल देन प्लेनर, तो बीटा हमारा आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन में प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है और एंड पे फिर टेट्राहेड्रल लिख दिया, गलत हो गया। डेल ऑप्शन में पहले टेट्राहेड्रल है, गलत हो गया। तो फिर बीटा ऑप्शन जो है बेटा वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ दैट कार्बन एटम जिसके साथ इलेक्ट्रोफिल आके जुड़ता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो फिर ये sp2 फिर sp3 फिर sp2, तो sp2 प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, देन दोबारा sp2 प्लेनर हो जाएगा। तो इस MCQ का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा जो ना बेंजीन की जो फ्राइडल क्लाफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3, ये हैलोजनेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो उसके वाले से एक MCQ है कि AlCl3 कैटलाइज सर्टेन रिएक्शन बाय फॉर्मिंग कार्बोकैटाइन, कार्बोनियम आयन। कहता है जो AlCl3 है वो कैटलाइज करता है रिएक्शंस को, इसमें कार्बोकैटाइन बनाता है विद क्लोरोअल्केन, क्लोरोअल्केन के साथ जैसे कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है। एज शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन बता दिया गया RCl प्लस AlCl3 और आगे R पॉजिटिव है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है, प्लस AlCl4 नेगेटिव जो है ना वो एक इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है। दिस कैन अकर बिकॉज, कहता है ये क्यों होता है। तो पहली ऑप्शन है AlCl3 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल, कहता है AlCl3 कोवलेंट है। एक्चुअली एल्यूमिनियम इसके अंदर जो है ना वो मेटल है, उसके ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज है, जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ये कोवलेंट मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अंदर कोवलेंट कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि ज्यादा है। बीटा ऑप्शन है AlCl3 एग्जिस्ट इन द डायमेरिक फॉर्म, एल्यूमिनियम क्लोराइड डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि इसका जो हमारे पास ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता, लेकिन ये तो स्टेबल कर गया अपने आप को, फिर इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चार्ली ऑप्शन एल्यूमिनियम एटम इन द AlCl3 हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये हमारा आंसर है बेटा। कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, 3 बॉन्ड, हर बॉन्ड में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके जो पेयर्स है बेटा, ये पेयर जो है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं। अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है होने के बाद इसलिए आपने 3 बॉन्ड बना लिए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका तो ऑक्टेट फॉलो नहीं हो रहा। ये किसी से इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा, जैसे क्लोराइड आयन है, वो इलेक्ट्रॉन अगर इसको आके डोनेट करे, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो इट बिकम AlCl4 नेगेटिव, तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन समेत एक्सेप्ट करता है जो CH3 के साथ Cl जुड़ा होगा, यानी RCl में जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जाता है R ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप से, और जाके वो एल्यूमिनियम को प्रोवाइड कर देता है। तो फिर यहाँ पे मेजर
जो आप कह सकते हैं रोल है वो एल्यूमिनियम का है क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा। बट चार्ली ऑप्शन ज्यादा बेहतर आंसर है हमारे पास। डेल्टा ऑप्शन है क्लोरीन एटम इन द आरसीएल हैज अ वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्लोरीन के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल हो या ना हो, यहाँ पे क्लोरीन का ताल्लुक नहीं है, एल्यूमिनियम का मेजर रोल है जो कि चार्ली ऑप्शन में मेंशन है। तो एमसीक्यू का फिर आंसर चार्ली ऑप्शन। बेटा अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन स्लाइड्स में जो अभी आपके सामने आएंगे उनमें एक्सप्लेन किया है। ये ओरिएंटेशन इन द रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन, जब कोई और ग्रुप उसके ऊपर आके सब्स्टिट्यूट होता है, जब एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो, यानी ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर अगर आप एक और सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं तो फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। पोजीशनिंग ऑफ द न्यू इनकमिंग ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है वो बेंजीन के ऊपर 2,4 पे जिसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या 3,5 पे जिसको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स हैं बेटा, जो इसकी रिएक्टिविटी को एनहांस भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो एनहांस करते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं और इसमें ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज रिंग एक्टिवेटर, बेंजीन एक्टिवेटर। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को डोनेट करके बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर आके जुड़ना आसान हो जाता है। और दूसरी तरह के जो ग्रुप हैं वो बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट जो ना इन सेंस के बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन के ऊपर अटैक करना आसान ही रहता है, रिएक्शन स्लो हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये बेंजीन के लिए रिंग डीएक्टिवेटर्स हैं, जिनको 3,5 जो ना डायरेक्टिंग ग्रुप या मेटा डायरेक्टिंग कहा जाता है बेटा। तो इसके हवाले से एक एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले जो इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन है उसको डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा हमारे सामने दोनों जो स्लाइड में मेंशन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी हैं और एंड पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी, ये आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में OH ग्रुप है, NH2 है, NHR है, NR2 है, ये बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर हैं। अगर मैं बात करूं कि OH और NH2 में, तो NH2 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितने लॉन पेयर उस डायरेक्टली अटैच एटम के साथ जो ना जुड़े होंगे या उसके ऊपर मौजूद होंगे जो बेंजीन के साथ अटैच है, उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान हो जाएगी। NH2 में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान हो जाती है, तो ये उसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता है, बेंजीन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर हो जाएगा। OH में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ी सी जो ना वो आप कह सकते हैं कि मुश्किल हो जाएगी, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। इसी तरह देखें आगे RCH3C2H5, ये थोड़े से जो है ना वो मॉडरेटली एक्टिवेटर्स में आते हैं। इनमें कोई लॉन पेयर तो नहीं होता, ये थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट बेटा ये होता है, ये देखें अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, जैसे ये मेंशन किया मैंने ये, तो इसमें ये हाइड्रोजन थोड़ी देर के लिए यहाँ से सेपरेट होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है एज ए पॉजिटिव आयन, तो उसका जो बॉन्ड है, जो सिग्मा बॉन्ड है, वो एक लॉन पेयर की तरह बिहेव करते हुए बेंजीन को डोनेट किया जाता है। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से 3 पोजीशन पे शिफ्ट होते हैं, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा। तो हम कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन अल्काइल ग्रुप ने बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो ये इसलिए थोड़े से मॉडरेटली एक्टिवेटर में आते हैं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर नहीं, क्योंकि उनके पास लॉन पेयर मौजूद नहीं है। और जो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो वगैरह हैं, ये वीकली डीएक्टिवेटर है बेटा। अभी हम इनको एक स्लाइड से आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है इसके हवाले से। लेकिन जो मैंने भी आपको बताया कि ज्यादा नंबर ऑफ लॉन पेयर उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन को वीक कर देते हैं। फ्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर हैं, क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर हैं, ब्रोमीन के पास 3 लॉन पेयर है, आयोडीन के पास 3 लॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेशन आसान नहीं रहती क्योंकि लॉन पेयर की आपस में रिपल्शन हो जाती है, फिर वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन इनको डोनेट नहीं किया जाते, तो ये थोड़े से वीकली जो ना वो आ जाते हैं। इसको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं, लेकिन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो वाले ग्रुप हैं जिनमें जो एटम डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, या तो वो जो ना वो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। या फिर ये कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाया जाता है कि जो एटम डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है उसके साथ वाला जो एटम है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे N और O है तो नाइट्रोजन बेंजीन से जुड़ा है, उसके साथ O यानी ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर ये उसे रिंग डीएक्टिवेटर बनाएगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला बनाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इन्हें बोलेंगे, और बेंजीन को ये डीएक्टिवेट कर देंगे स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटेड ग्रुप में। इनमें एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है, कीटोन आ जाता है, कीटोन में देखेंगे, एल्डिहाइड में देखें जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होता है उसके साथ ऑक्सीजन आ जाता है। इसको हम यहाँ पे ग्रुप की शक्ल में बना के दिखाते हैं। देखें ये हमारे पास बेंजीन रिंग
उसके साथ ये नाइट्रो, ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव, तो ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन से अटैच है, उसके साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है। इसी तरह हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है, या अब ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कार्बन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, या जो ना कार्बोक्सिल है, कार्बन के साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ना ऑक्सीजन एटम अटैच है। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप में यहाँ पे CH3 आ जाए तभी कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो अटैच रहेगा ही, तो फिर ये उसे वीकली जो ना स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया उसका, जो ना वो जो मैंने भी आपको समझाया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द हैलोजेंस है, जो मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, तो इसमें बेटा एक्चुअली 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट, कि जी क्लोरो ग्रुप जो है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये हमने क्लोरो ग्रुप बनाया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, 3 लोन पेयर इसके पास हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है अपने लोन पेयर, इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर की वजह से ये जो ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर तो पाता है, और उसकी वजह से बेंजीन के ऊपर 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज आ भी जाता है, जो कि यहाँ पे आपको जो ना जो स्लाइड नजर आ रही है उसमें पहले नंबर पे 3 नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव जो ना बेंजीन के ऊपर शो किए गए हैं। तो ये जो ना उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बना रहा है, आने वाला ग्रुप आके ऑर्थो पैरा पे ही जुड़ेगा। लेकिन क्लोरीन के ऊपर चूंकि वो लोन पेयर ज्यादा है, डोनेशन आसान नहीं रहती, तो फिर ये अपनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है ना जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन का यहाँ बेंजीन के कार्बन के साथ होता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, तो फिर ये बेंजीन को डीएक्टिवेट भी करना शुरू कर देता है। तो हम ये कहते हैं कि ये 2 इफेक्ट इकट्ठे हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट जो थ्रू सिग्मा बॉन्ड ऑपरेट होता है, और जो रेजोनेंस इफेक्ट है जो पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। पाई बॉन्ड से क्या हो रहा था, जो मैंने भी आपको समझाया था कि जैसे ये बॉन्ड इधर आया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, तो ये लोन पेयर जब डोनेट होते हैं तो ये पाई बॉन्ड इस तरह से मूव होते हैं, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहे हैं। लेकिन जो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं वो थ्रू सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने, जो कि इसे जो ना वो जो ना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो 2 जब कॉन्सेप्ट इकट्ठे आ जाएं तो फिर हम ये कहते हैं कि ये है तो रिंग डीएक्टिवेटर, लेकिन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये उसका एनॉमलस बिहेवियर है बेटा। अब इसके हवाले से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के हवाले से एक और स्लाइड आपके सामने जनरल इफेक्ट बेटा उनका दिया गया है, जिसमें एक्स ग्रुप जो है ना वो बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और उसके लिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके आसानी से बेंजीन के ऊपर जुड़ जाते हैं। इसी तरह उसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक्स ग्रुप की जो एग्जांपल है उसमें OH ग्रुप आ गया, यानी एक्स एनी ग्रुप है, यहाँ पे हेलोजन नहीं है, तो उसमें जो ना OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन जो ना उसको डोनेट की है और 3 जगह पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये फिनोल ने आने वाले ग्रुप को ऑर्थो या पैरा पे पहुंचा दिया। तो फिर हमारे पास जैसे जो ना वो फिनोल से नाइट्रोफिनोल जो बन जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, या पिक्रिक एसिड आता है जिसमें 2,4,6 नाइट्रोफिनोल बन जाता है। और मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप में जो ग्रुप है वो बेंजीन के ऊपर अटैच है, वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, डीएक्टिवेट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के लिए, और 3 जगहों पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, जिनमें 2 ऑर्थो एक पैरा, तीनों पे पॉजिटिव आ जाता है। सिर्फ मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, तो हम कहते हैं कि वहां पे आके ग्रुप जुड़ सकता है। वहां पे नेगेटिव चार्ज नहीं है लेकिन जो ना पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर वहां पे आके कोई ग्रुप अटैच हो सकता है, लेकिन वो रिएक्शन इतना फास्ट नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि वो जो जैसे नाइट्रो ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास, या कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये फिर जो ना वो आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजेंगे, लेकिन रिएक्शन काफी स्लो होगा। तो फिर यहाँ पे अब इससे रिलेटेड जो ना वो एक MCQ है बेटा, उस MCQ को अगर आप देखें तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द 2,4 डायरेक्टिंग एंड 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप। 2,4 और 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप के हवाले से, यानी 2,4 यानी ऑर्थो पैरा और 3,5 यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के हवाले से जो ना ऑप्शन बेटा दी गई है, कहता है कौन सी बात इनकरेक्ट है। तो पहले नंबर पे 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के हवाले से अल्फा ऑप्शन है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बेटा ये मोस्टली सिवाय अल्काइल के सब के पास लोन पेयर मौजूद होता है। NH2 है, OH है, NHR है, NR2 है, OR है, OH ग्रुप है, ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इनके पास लोन पेयर होता है सिवाय अल्काइल ग्रुप के। तो ठीक है, 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप के हवाले से अल्फा ऑप्शन है, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होते हैं क्योंकि इनमें जो एटम बेंजीन के साथ अटैच है उसके साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, जो कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है जो बेंजीन से जुड़ा है, और वो बेंजीन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो ठीक है, बीटा ऑप्शन है 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप के लिए, दे डिक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ द बेंजीन। तो ये गलत हो गया बेटा,
जो 2,4 रेटिंग ग्रुप है ये चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते। और जो 3,5 रेटिंग ग्रुप पे लिखा हुआ है इंक्रीज रिएक्टिविटी बेंजीन, तो ये भी गलत है, ये डिक्रीज करते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं करते। तो बीटा बात इनकरेक्ट हो गई। चार्ली जो है ना वो ऑर्थोपैरा के लिए या 2,4 रेटिंग ग्रुप के लिए लिखा हुआ दे हैव लॉन पेयर एट द सेंट्रल एटम एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप, जो मैंने भी आपको बता दिया था कि इन पे लॉन पेयर होता है सिवाय अल्काइल ग्रुप के। और 3,5 रेटिंग ग्रुप में दे हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, इनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, तो ये भी ठीक है। और आगे एग्जांपल्स हैं 2,4 रेटिंग ग्रुप के NH2OCH3, और उधर एग्जांपल्स में हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है और COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो ये भी ठीक है। तो बीटा बेटा इनकरेक्ट है, बाकी सारी करेक्ट हैं, फिर इसका आंसर हो गया बीटा ऑप्शन। जी बेटा इसके हवाले से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हवाले से लास्ट स्लाइड आपके सामने है, एक जनरल कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन है। तो बेटा सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो अल्कीन है, क्योंकि इसके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को ये फॉलो करते हैं। दूसरे नंबर पे बेंजीन आ जाती है, क्योंकि ये दो तरह के रिएक्शन शो कर सकता है, ये सैचुरेटेड बिहेवियर भी शो करता है जिसमें ये जो है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, और ये अनसैचुरेटेड बिहेवियर भी शो करता है जिसमें ये एडिशन रिएक्शन को भी फॉलो करता है। तो फिर ये दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे बेंजीन आ गया, और लास्ट नंबर पे अल्केन जो कि सिर्फ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज या टेस्ट है अल्केन्स का, जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। अल्कीन CnH2n होता है और बेंजीन CnHn, इसका फार्मूले को फॉलो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और बेंजीन में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अनसैचुरेटेड है बेटा। बॉन्ड एंगल अल्केन में 109.5, अल्कीन में 120 और बेंजीन में भी 120। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, अल्केन कोई रिएक्शन शो नहीं करता, अल्कीन ब्रोमीन के रेडिश ब्राउन कलर को डिसअपीयर कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है। बेंजीन कोई रिएक्शन शो इसमें नहीं करता, यानी बेंजीन यहाँ पे सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। इसी तरह रिएक्शन विद अल्काइन के NO4, अल्केन कोई रिएक्शन शो नहीं करता, सैचुरेटेड बिहेवियर है, और अल्कीन उसके पर्पल कलर को KMNO4 के पर्पल कलर को डिस्चार्ज कर देता है। अगेन बेंजीन को रिएक्शन शो नहीं करता। और रिएक्शन विद ओजोन जो है वो अल्केन को रिएक्शन शो नहीं करता, अल्कीन जो है वो ओजोनाइड बनाता है जो कि बाद में रिडक्शन के बाद कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। और इसी तरह बेंजीन भी जो है इसके कार्बोनिल कंपाउंड जो कि ग्लाइओक्सल बनता है, जिसमें बेंजीन ट्राइओजोनाइड पहले बनता है और उसके बाद वो ग्लाइओक्सल में कन्वर्ट होता है, तो ये भी रिएक्शन कर रहा है। तो फिर सबसे ज्यादा जो रिएक्शन शो कर रहा है वो अल्कीन है, उसके बाद बेंजीन और लास्ट नंबर पे अल्केन। तो ये उसका एक कंपैरिजन आ गया हमारे पास कि अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर बेंजीन एंड देन अल्केन। जब अब हम अल्काइल हैलाइड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा अब हमने डिस्कस करना है अल्काइल हैलाइड, जिसको हैलोजन अल्केन भी कहते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, हैलो अल्केन्स और हैलोजन अल्केन्स। तो सबसे पहले इसकी नॉमेनक्लेचर बेटा, अल्काइल हैलाइड जो है ना मोस्टली डिराइव होते हैं अल्केन से, उनमें एक हाइड्रोजन की जगह पे आप कोई भी हेलो ग्रुप लगा सकते हैं, या एक से ज्यादा हाइड्रोजन की जगह पे भी आप हेलो ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह यूज होते हैं, और डिपेंड करता है कि भाई कार्बन के साथ कितने हेलोजन ग्रुप अटैच हैं, और उसी हिसाब से फिर उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी फिर उसमें चेंज किया जाता है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो आगे फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, इस हिसाब से उसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है ना वो कंपाउंड कहा जाता है। एग्जांपल्स बेटा आपके सामने है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है बेटा, और क्लोरोमीथेन जो कि सिंगल वर्ड की सूरत में लिखा जाएगा ये उसका IUPAC नेम होगा। इसी तरह इथाइल फ्लोराइड ये कॉमन नेम, और फ्लोरोइथेन सिंगल वर्ड की सूरत में लिखा जाएगा, इसमें फ्लोरो ग्रुप जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फ्लोरोइथेन इसका IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे CH3CH और फिर CH3, उसमें CH सेंटर वाले कार्बन के साथ आयोडीन है, ये बेटा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है, और 2 आइडोप्रोपेन इसका IUPAC नेम है। इसको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है बेटा। इसी तरह जो नेक्स्ट है CH3CH2 फिर CH के साथ Br फिर CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड फैमिली, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका अपना कॉमन नेम, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन जो है उसका IUPAC नेम। और जो लास्ट नंबर पे इस स्लाइड में लास्ट नंबर पे जो कंपाउंड दिया गया जिसमें जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है उसके साथ डायरेक्टली 3 CH3 अटैच है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्शरी को सिंपल T से भी शो करते हैं, TER से भी शो करते हैं, TER से भी शो किया जाता है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है बेटा। अब इसमें जो ना वो इसके हवाले से एक MCQ है जिसमें इसकी नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दिया है बेटा। करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स इज, करेक्ट नेम बेटा देखें, ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जिस तरह मर्जी काउंट कर लें, इसमें वो वाला कार्बन लाजमी आना चाहिए जो इसके साथ हेलोजन ग्रुप अटैच है।
तो ये 2 पे ब्रोमो आ रहा है बेटा, टोटल 5 कार्बन है, 3 और 4 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 2 ब्रोमो पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और 3 4 डाइमिथाइल, और उसके बाद 5 कार्बन की वजह से पेंटेन, इसका टोटल पेरेंट नेम की वजह से टोटल IUPAC नेम आपके सामने आ गया। तो करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स इज, पहले ऑप्शन 2 3 डाइमिथाइल है, गलत हो गया, 3 4 डाइमिथाइल है और 2 ब्रोमो पहले आना चाहिए था, इसलिए अल्फा ऑप्शन ठीक नहीं है। बीटा ऑप्शन 2 ब्रोमो, फिर आगे 2 2 डाइमिथाइल है, गलत हो गया। चार्ली है हमारे पास 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन, तो ये 2 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल पेंटेन ये उससे मैच कर रहा है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन 3 ब्रोमो 3 4 डाइमिथाइल है, तो 3 ब्रोमो नहीं है 2 ब्रोमो है, इसलिए डेल्टा भी पॉसिबल नहीं है। तो चार्ली बेटा इसका आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का ऑप्शन चार्ली का आंसर। नेक्स्ट बेटा हेलोथेन का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्लोरीन जो है वो उसके साथ अटैच है, कार्बन के साथ उसके साथ ब्रोमीन अटैच भी है, और 3 फ्लोरो ग्रुप भी अटैच है बेटा। ये हेलोथेन है जो कि एनेस्थीसिया के तौर पे यूज होता है। ये देखिए बेटा, इसको यूं लिखा जाता है, इसमें 3 फ्लोरीन इस कार्बन से अटैच है बेटा, और उसके साथ जो है क्लोरो भी है, उसके साथ ब्रोमो भी है। ये बेटा हेलोथेन है। हेलोथेन में जो क्लोरीन है वो बेसिकली एनेस्थेटिक एक्शन प्रोवाइड करता है, ये उसका एनेस्थेटिक एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये उसके मोलर मास को इंक्रीज करने के लिए बेटा। और जो फ्लोरीन है वो इसकी जो फ्लेमेबिलिटी है उसको कम करने के लिए है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ना वो एक आप कह सकते हैं स्ट्रेचिंग आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो उसके नॉस्ट्रिल्स में जो पेशेंट होता है उसमें प्रोवाइड किया जाता है, ताकि बॉडी रिलैक्स कर जाए। जो उसके मसल्स में एक अकड़ाव आ जाता है उसको खत्म करने के लिए NO गैस जो है उसमें उसको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो हमारे पास हेलोथेन एक एनेस्थेटिक जो ना वो एक्शन रखता है। तो इसका करेक्ट जो नेम ऑफ द हेलोथेन अकॉर्डिंग टू द IUPAC रूल उसमें हमने बताना है। इसमें फ्लोरो जो है उसको जिस कार्बन से अटैच है वो नंबर 1 कार्बन कहलाता है। तो ये 1 कार्बन हो गया बेटा, और ये 2 हो गया। अब 2 पे 2 हेलोजन है हमारे पास, ब्रोमो भी है क्लोरो भी है, तो ये 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 1 1 ट्राई फ्लोरो इथेन इसका IUPAC नेम बनता है, जो कि बेटा अल्फा ऑप्शन में मेंशन है, क्योंकि बीटा में 2 2 2 ट्राइफ्लोरो लिखा गलत हो गया, चार्ली में 1 1 1 ट्राइफ्लोरो पहले लिख दिया गलत हो गया, डेल्टा में 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 2 2 बाद में लिखा हुआ तो ये भी गलत हो गया। तो फिर इसका आंसर अल्फा ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन IUPAC नेम के वाले से। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, कंपाउंड बेटा दे दिया गया है CH3 CH के साथ CH3 या फिर CH2Cl है। इसका IUPAC नेम जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन रही है, 1 पे क्लोरो है 2 पे मिथाइल है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम बनेगा बेटा। पहले ऑप्शन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है, बीटा ऑप्शन 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन लिखा हुआ गलत हो गया, चार्ली आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, ये इसका कॉमन नेम है बेटा। और जो डेल्टा ऑप्शन है 2 मिथाइल 3 क्लोरोप्रोपेन, ये भी गलत हो गया। तो फिर इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। ये बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है वो आपके सामने स्लाइड मेंशन है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के हवाले से जिक्र है। क्वेश्चन जो है ना उसमें MCQ की मदद से इसको एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली पहले जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, आपके सामने जो स्लाइड आ रही है बेटा उसमें प्राइमरी फिर सेकेंडरी और उसे फिर नेक्स्ट हम टर्शियरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जो स्लाइड है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अगर वो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से अटैच है या किसी कार्बन से अटैच नहीं है तो उसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड उसकी एग्जांपल है बेटा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन विच द हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद द एंड ऑफ द कार्बन चेन, या हेलो ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 1 कार्बन और नो कार्बन। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैज द X ग्रुप इन द बॉडी ऑफ द कार्बन चेन, उसमें जो X ग्रुप है यानी हेलो ग्रुप है वो बॉडी ऑफ द जो ना चेन में होगा, या जिस कार्बन से हेलो ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। एग्जांपल जो है इसकी बेटा 2 क्लोरोप्रोपेन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के लिए, इसमें X ग्रुप जो है वो अटैच होगा जो ना एट द ब्रांच इन द कार्बन चेन, यानी जिस कार्बन के साथ ब्रांच ग्रुप जो ना वो अटैच है, ब्रांच यानी ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसी के साथ हेलो ग्रुप भी अटैच है, तो ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। या हेलो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन या टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसकी एग्जांपल है बेटा। आगे नियो अल्काइल हैलाइड है, ये अगेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है। ये देखें हमारे पास नियो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मेंशन करते हैं कि CH3 फिर CH3, ये CH3 अगर हो तो ये नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन में एक हाइड्रोजन कम करके क्लोर ग्रुप लगा दिया, अब ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली एक बीटा कार्बन से अटैच है बेटा, तो फिर ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है, लेकिन इट इज नॉट क्वाटनरी अल्काइल हैलाइड, ये क्वाटनरी अल्काइल हैलाइड नहीं है, वो दुनिया में होता ही नहीं है, तो फिर इट इज अगेन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
तो ये कॉन्सेप्ट जो ना उसके हवाले से क्लियर हो गया। अब इसके हवाले से हम एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू बेटा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड। नंबर 1 पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैज द एक्स ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, ठीक है। सेकंड नंबर पे है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैज द एक्स ग्रुप इन द बॉडी ऑफ द कार्बन चेन, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हैज द एक्स ग्रुप एट द ब्रांच इन द कार्बन चेन, ये भी ठीक है बेटा। फोर्थ न्यू अल्काइल हैलाइड हैज द एक्स ग्रुप एट द सेकंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन। तो बेटा ये वाली बात जो है ना वो गलत है, इट इज इनकरेक्ट। तो उसने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो न्यू अल्काइल हैलाइड है वो पहले कार्बन पे हैलोजन ग्रुप अटैच है, सेकंड कार्बन पे जो हैलोजन जो ग्रुप है या वो एटम वो अटैच नहीं है। तो चौथी बात गलत होगी। तो विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो पहली ऑप्शन है 1 ओनली, बीटा ऑप्शन है 2 एंड 3, चार्ली 4 ओनली, डेल्टा 1 2 3 एंड 4, तो फिर इसका आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड। हमारे पास जो रिएक्टिविटी है वो ऑन दी बेस ऑफ जो ना बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी पे हम इसको डिसाइड करते हैं। दोनों फैक्टर्स आपके सामने स्लाइड में नजर आ रहे हैं, बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के लिए आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा। वैल्यूज का जो टेबल है वो अभी हम एक एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे। सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो बेटा जो है ना वो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की है, उसके बाद जो है ना वो कार्बन क्लोरीन की आती है, फिर कार्बन ब्रोमीन की, फिर कार्बन आयोडीन। तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी कार्बन आयोडीन की है। तो जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी जितनी बॉन्ड एनर्जी कम उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम जो है वो कार्बन आयोडीन की होती है। तो अल्काइल आयोडाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव वन, और उसके बाद फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर अल्काइल क्लोराइड और एंड पे अल्काइल फ्लोराइड आ जाता है। तो ये बॉन्ड एनर्जी के हवाले से बेटा। फिर सेकंड नंबर पे बॉन्ड पोलैरिटी के हवाले से रिएक्टिविटी ऑर्डर है बेटा। बॉन्ड पोलैरिटी में सबसे ज्यादा जो ई एन डिफरेंस है बेटा वो कार्बन फ्लोरीन का बनता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चार्जेस हैं तो ज्यादा जल्दी उसके ऊपर कोई भी चीज अटैक कर सकती है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जो बॉन्ड एनर्जी वाला है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बेस पे है। तो ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के बिल्कुल उलट बनते हैं, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी की बेस पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन फ्लोरीन यानी अल्काइल फ्लोराइड को होना चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, एंड पे अल्काइल आयोडाइड। तो ये दोनों ऑर्डर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसा कि स्लाइड में नजर भी आ रहा है। तो फिर कंक्लूजन जो है वो हम उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की तरफ जो ना वो हम जो ना आंसर को शिफ्ट करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही एग्जैक्ट वैल्यू है। दूसरी वैल्यू जो है वो जो उसकी ई एन डिफरेंस की वैल्यू है वो तो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, वो तो एक रिलेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर बॉन्ड एनर्जी की बेस पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्काइल आयोडाइड हुआ, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल फ्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है ना हमारे पास अल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट जो है स्लाइड में मेंशन है कि इफ एन इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग रिएजेंट देन अल्काइल फ्लोराइड विल बी द मोस्ट रिएक्टिव। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है तो फ्लोरीन भी उसके साथ जाके जुड़ जाएगा और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन हमारे पास आया वो आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। और कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसमें कोवलेंट बॉन्ड के साथ साथ आयनिक करैक्टर डेवलप हो जाता है, चार्जेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। जो कि बेटा नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने आ रही है उसमें एमसीक्यू है ऑन द बेस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी की वैल्यू भी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू भी दी हुई है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज मेन फैक्टर व्हिच डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज द लीस्ट रिएक्टिव। कहते हैं जो स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड है ये मेन फैक्टर जो कि रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है। तो कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है? पहली ऑप्शन है अल्काइल फ्लोराइड, बीटा ऑप्शन है अल्काइल ब्रोमाइड, चार्ली अल्काइल क्लोराइड, डेल्टा अल्काइल आयोडाइड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है बेटा वो अल्काइल आयोडाइड हुआ, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव हमसे पूछा गया था वो अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू जो कार्बन फ्लोरीन की है वो 467 है, कार्बन हाइड्रोजन की 413 है, कार्बन क्लोरीन की 346 है, कार्बन ब्रोमीन की 290 है और कार्बन आयोडीन की 228 है बेटा। तो फिर सबसे जो कम बॉन्ड एनर्जी है वो अल्काइल आयोडाइड की और सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमारे पास जो है वो फ्लोरीन की बनी, तो वो लीस्ट रिएक्टिव अल्काइल फ्लोराइड होगा जो कि अल्फा ऑप्शन में मेंशन है। यहाँ पे सबकी जो ना हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी है जो कि अगर हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा बन रही है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे फैक्टर जो है वो चूंकि कार्बन हैलोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ है बेटा, तो फिर ये आंसर जो होगा वो अल्फा ऑप्शन। अब बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से, क्योंकि इसी की बेस पे फिर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देखेंगे और उसके साथ ही फिर जो उसका साइड रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमें दो चीजें बड़ी जो है ना वो क्लियरली
जो ना वो हमें उसका कॉन्सेप्ट जो ना वो हमारे जहन में जो ना वो बिल्कुल जो ना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का लफ्जी मतलब है न्यूक्लियस लविंग, फाइल लविंग को कहते हैं, अट्रैक्टिंग को कहते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। आपके सामने स्लाइड है बेटा, इनमें डिफरेंस लिखे हुए हैं। जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियस जो ना क्योंकि लविंग है तो फिर ये रिच इन इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जो कि लॉन पेयर की शक्ल में या नेगेटिव चार्ज की शक्ल में होंगे, और इसको हम NU नेगेटिव से जो ना वो डिनोट कर रहे होते हैं। इसमें लॉन पेयर अगर किसी के पास है, जैसे वाटर है, जैसे NH3 है, जैसे अल्कोहल है, जैसे ईथर है, तो दे आर जो ना गुड न्यूक्लियोफाइल। और उसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड है, OH नेगेटिव है, R नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, एसिडेट आयन है, NH2 आयन है, OH नेगेटिव आयन है, या हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव है जिसको कार्ब एनाइन भी हम बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ना वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में आ जाते हैं। हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें अल्कीन्स आ जाते हैं, अल्काइंस आ जाते हैं, बेंजीन आ जाता है, ये सारे बेटा जो है ना हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल कैटेगरी में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग है। इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जिस पे खुद पे जो ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो, तो दे आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, दे हैव जो ना वो पॉजिटिव चार्ज और दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट इज डिनोटेड बाय ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव से शो करते हैं। इसमें न्यूट्रल कंपाउंड में BF3 जो थर्ड ग्रुप के कंपाउंड हैं, FeCl3 है, AlCl3 है, ये SO3 है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कैटेगरी में आते हैं। इसमें थर्ड ग्रुप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते। और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में हाइड्रोजन आयन है, फ्लोराइड पॉजिटिव आयन तो बहुत मुश्किल से बनता है, अगर बन जाए तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लोराइड जो है क्लोरीन का पॉजिटिव आयन है, ब्रोमोनियम आयन होगा, आयोडोनियम आयन होगा, नाइट्रोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन है, और असाइलोनियम आयन होगा। ये सारे जो है ना पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज में आते हैं बेटा। तो अब हमसे पूछा जाता है कि सबसे जो है ना वो वीकर या स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटा, तो देखें एक MCQ आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल। बड़ा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की दो शर्तें, लार्ज एटॉमिक साइज, हैविंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टीज हैं। और वीकर न्यूक्लियोफाइल वो होगा जो स्मॉल एटॉमिक साइज में होगा, हैविंग हाई जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो उसने पूछा कि कंपैरेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यानी कि ज्यादा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो और स्मॉलर साइज में हो। तो पहले ऑप्शन CH3 नेगेटिव है, बीटा ऑप्शन NH2 नेगेटिव है, चौथे ऑप्शन OH नेगेटिव है, डेल्टा फ्लोरीन नेगेटिव है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बेंजीन वाले उसमें टॉपिक में भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे, या जिस एटम ने अटैच होना है किसी भी ग्रुप के साथ, तो उसके ऊपर जितने ज्यादा लॉन पेयर होंगे वो उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन को आसान नहीं बनाएंगे, उसको कम उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन को कर देंगे। तो फ्लोरीन जो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ लॉन पेयर चूंकि ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो कम हो जाती है। वैसे भी स्मॉलर साइज में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको वीकर न्यूक्लियोफाइल बना देती है। आगे बढ़ा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी दी गई है। CH3 नेगेटिव है, ये अच्छा जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लार्जर साइज में है। NH2 और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, तो फिर उसकी कैटेगरी उसी तरह बनाई हुई है कि CH3 जो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, फिर NH2 से वीकर, OH उससे वीकर, और सबसे वीकर जो फ्लोराइड हो जाएगा। तो उनके आगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दी हुई है। तो इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का डेल्टा ऑप्शन फ्लोराइड आयन। फिर इसी से रिलेटेड बेटा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्ट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। आगे ऑप्शन NH4 पॉजिटिव, बीटा ऑप्शन BF3, चौली NH3 और डेल्टा ऑप्शन NO पॉजिटिव। तो हमने न्यूक्लियोफाइल बताना कौन सा न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके पास लॉन पेयर हो। तो NH4 पॉजिटिव आयन है, कोई लॉन पेयर नहीं है। BF3 वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। NO2 पॉजिटिव अगेन पॉजिटिव आयन है। तो NH3 बेटा लॉन पेयर कैरियर कंपाउंड है, तो ये ही जो ना यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं। नेक्स्ट है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल एक्सेप्ट, कहता है सारे न्यूक्लियोफाइल हैं सिवाय एक के। पहले ऑप्शन है वाटर, लॉन पेयर होता है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। बेटा ऑप्शन NH3 लॉन पेयर होता है, अगेन न्यूक्लियोफाइल है। चार्ली ऑप्शन AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, लुईस एसिड कहलाता है, और ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन OH नेगेटिव है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो इस MCQ का आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। अब अगेन स्टेबल कार्बोकेटाइन के हवाले से जो है ना वो एक क्वेश्चन है जो कि हमने पहले भी लेक्चर में एक टेस्ट में भी डिस्कस किया था कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन वो है जो बेंजीन के साथ अटैच होगा। तो फिनाइल ग्रुप जिसमें ज्यादा होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो ये जो ना उसमें ऑप्शन में हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन है बेटा, जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप कार्बन से अटैच है। बीटा ऑप्शन में 2 मिथाइल जो है ना वो CH पॉजिटिव के साथ अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। चौथी ऑप्शन में एक फिनाइल ग्रुप CH2 के साथ अटैच है, तो ये बेंजाइल का जो ना कार्बोकेटाइन है बेसिकली। और जो डेल्टा ऑप्शन है वो इथाइल का कार्बोकेटाइन है।
ये देखिए बेटा आंसर एक्सप्लेनेशन में पूरा एक ऑर्डर दिया गया जिसमें 3 फिनाइल कार्बन से अटैच है सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 फिनाइल ग्रुप CH2 से अटैच हैं, तो उसके बाद नंबर पे जो ना फिनाइल CH2 से अटैच है। फिर आगे जो हमारे पास अलाइल ग्रुप आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH2 पॉजिटिव आयन, फिर आगे ट्राई मिथाइल कार्बोकटाइन आ गया, फिर डाई मिथाइल कार्बोकटाइन आ गया, फिर मिथाइल कार्बोकटाइन आ गया। तो ये पूरा ऑर्डर आ गया, उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो फिनाइल ग्रुप वाला बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन में चूंकि चार्ली ऑप्शन में, तो ये बेंजाइल कार्बोकटाइन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चार्ली ऑप्शन। ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, 2012 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा न्यूक्लियोफाइल मैंने भी आपको बताया था कि लार्जर साइज में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब पहली ऑप्शन क्लोराइड नेगेटिव है, बीटा क्लोरीन पॉजिटिव आयन है, चार्ली क्लोरीन मॉलिक्यूल है, डेल्टा सिर्फ क्लोरीन एटम है। तो बेटा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो नेगेटिव आयन वाला जो है ना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नेगेटिव आयन वाला अल्फा ऑप्शन में, तो क्लोराइड आयन जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था कि सिलेक्ट द न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूक्लियोफाइल हमने बताना है, पहली ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो कि पाई बॉन्ड्स होते हैं तो ये भी न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है। कार्बन के साथ 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पे है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं कर सकता। बीटा ऑप्शन NH2 नेगेटिव, ये भी ये न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। और चार्ली ऑप्शन जो है NH2 हमारे पास जो है वो चार्ली ऑप्शन NO2 पॉजिटिव है, ये अगेन इलेक्ट्रोफाइल है बेटा। और डेल्टा ऑप्शन NH4 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल। तो फिर जो बीटा ऑप्शन NH2 ये न्यूक्लियोफाइल है, बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा ऑप्शन। बेटा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो कि इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से है कि जब कोई भी अल्काइल हैलाइड है तो उसको रिएक्टिविटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो अल्काइल हैलाइड्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल, कि कोई न्यूक्लियोफाइल आए तो उसके ऊपर जो आके वो अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो वो क्यों ये रिएक्शन शो करता है, तो फिर उसके आगे ऑप्शन दी हुई है कि दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। और बीटा ऑप्शन दे हैव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एट गुड लिविंग ग्रुप, चार्ली ऑप्शन दे हैव न्यूक्लियोफिलिक कार्बन एट गुड लिविंग ग्रुप, डेल्टा ऑप्शन दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एट बैड लिविंग ग्रुप। तो देखें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसमें हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, उसको अपने साथ अटैच करता है, पहले वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाता है और ब्रोमीन को यहाँ से निकाल दिया जाता है, नया न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब इसमें क्या हुआ कि ये ब्रोमीन कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है या गुड लिविंग ग्रुप है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है बेटा। तो OH ने ब्रोमीन को रिप्लेस किया, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। तो इसमें जो ना कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक होना और अच्छे लिविंग ग्रुप का होना दोनों बड़े जरूरी हैं। तो फिर ये बात बीटा ऑप्शन में मेंशन है कि दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा ऑप्शन, बाकी सारी ऑप्शन मैच नहीं करती। तो बेटा आगे गुड लिविंग ग्रुप और पुअर लिविंग ग्रुप का एक कंपैरिजन है। गुड लिविंग ग्रुप में मैंने भी आपको बताया कि गुड लिविंग ग्रुप वाली बातें वही वाली होंगी जो अच्छे न्यूक्लियोफाइल की हैं, कि लार्जर साइज, ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, HSO4 नेगेटिव है। पुअर लिविंग ग्रुप में स्मॉल साइज होगा, स्मॉलर पोलराइजेबिलिटी होगी और ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जिसमें OH ग्रुप आ जाएगा बेटा, OH नेगेटिव आयन, OR नेगेटिव आयन, NH2 नेगेटिव आयन, ये पुअर लिविंग ग्रुप होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से बेटा, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। जो आने वाला है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो जाने वाला है वो लीविंग ग्रुप है, वो उसे लीव करके जा रहा है, लेफ्ट कर रहा है, और जिस अल्काइल हैलाइड पर ये अटैक हो रहा था वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स आपके सामने, जिसमें जो देखें जो स्लाइड में आपको नजर आ रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड का सबके साथ रिएक्शन करवाया गया, जिसमें पहले एक्वस KOH के साथ OH नेगेटिव आयन है जो ब्रोमीन को रिप्लेस करते हैं, तो इथाइल अल्कोहल एथेनॉल बनता है। जो सेकंड नंबर पे रिएक्शन उसमें जो अल्कोहलिक KOH है, इसमें अल्कीन बनता है, ये जो ना वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो है वो इथाइल ब्रोमाइड साइनाइड के साथ इसमें प्रोपेन नाइट्राइड बनता है, इसमें ब्रोमीन की जगह साइनाइड ग्रुप आ गया, ये अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और जो फोर्थ नंबर पे है उसमें NH2 ग्रुप जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस करता है, HBr बनता है, और हमारे पास इथाइल अमाइन बनता है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो अभी हम जो है ना वो इसके मैकेनिज्म को देखते हैं कि SN2 मैकेनिज्म जो है वो क्या है, और उससे रिलेटेड फिर जो है ना वो हम SN1 मैकेनिज्म को देखेंगे, और फिर इनसे रिलेटेड जो है वो MCQ को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जो है वो हमारे पास SN2 मैकेनिज्म जो है
उसका एक जो ना वो मैकेनिज्म आपके सामने जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो मैंने भी आपको यहाँ पे समझाया भी कि ये ब्रोमीन है, अल्काइल हैलाइड है बेटा, इसमें OH नेगेटिव आयन, फर्ज करें एक्वस KOH आपने इसमें ऐड किया है, अब एक्वस KOH में से OH नेगेटिव आयन जो है वो अटैक करेंगे। जब कार्बन पे कोई चीज अटैक करती है तो वो न्यूक्लियोफाइल है, दिस वन इज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। सामने से OH नेगेटिव आयन अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, यानी जिस साइड पे पहले से न्यूक्लियोफाइल अटैच है उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो फिर OH ऑपोजिट साइड से आएगा जिधर ब्रोमीन अटैच नहीं है और उस पर अटैक करेगा। इस अटैक करने में इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जब बेटा उसका ब्रोमीन के साथ बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और OH के साथ बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। ये ट्रांजिशन स्टेज है, इंटरमीडिएट है। इसमें ये वाले जो डॉटेड लाइन है ये ट्रू बॉन्ड नहीं है, ट्रू बॉन्ड इसमें अब 3 रह गए हैं। 3 बॉन्ड की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंसिडर की जाती है। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी बेटा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो उसके बाद ब्रोमीन ने यहाँ से निकलना है क्योंकि बॉन्ड खत्म हो जाना है, OH के साथ बॉन्ड बन जाना है, दोबारा से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जानी है, लेकिन इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। इसमें बच्चों को ये कहते हैं कि पहले जो हाइड्रोजन है वो इस साइड पे है, यानी जैसे मेरे हाथ की उंगलियां अभी जो है ना वो राइट साइड में है, लेकिन जब इसके ऊपर अटैक हो जाए तो ये हाथ की उंगलियां इधर चली गई, तो अब ये हाथ की उल्टी साइड आ गई, ये हाथ की सीधी साइड है और ये हाथ की उल्टी साइड है, तो हम कहते हैं स्ट्रक्चर इन्वर्ट हो जाता है, 100% इन्वर्जन। तो यहाँ पे 100% इन्वर्जन, ये तीनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे चले गए तो ये 100% इन्वर्जन इसमें हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, sp3 से sp2 दोबारा sp3 में कन्वर्ट होती है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा होता है और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल होती है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म का नेम है और इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो यूज किया जाता है। ये स्पेसिफिक है बेटा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए, सेकेंडरी भी शो कर सकते हैं, लेकिन टर्शरी जो है ना वो तकरीबन 0 के करीब आप कह सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये सारी बातें हो गई SN2 मैकेनिज्म के हवाले से। अब आती है बात SN1 मैकेनिज्म के हवाले से, जो कि बेसिकली टर्शरी अल्काइल हैलाइड के लिए होता है। ये आपके सामने जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड नजर आ रही है बेटा आपको, उसमें देखें टर्शरी अल्काइल हैलाइड में पोलर सॉल्वेंट फर्स्ट स्टेप है जिसमें RDS लिखा हुआ है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बेसिकली ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। इस तरह से बेटा देखें, ये कार्बन उसके साथ 3 CH3 है, ये 3 CH3 मैं इस तरह से मेंशन करता हूँ, ये दूसरा CH3 आ गया बेटा और ये तीसरा CH3 आ गया, ये 3 CH3 उसके साथ क्लोरीन है। फ्रंट साइड से OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये रिपेल करेगा। OH ऑपोजिट साइड से आ गया जिधर न्यूक्लियोफाइल नहीं है, लेकिन उधर एटम्स का एक हजूम है, इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक बोलते हैं बेटा हजूम को, हिंड्रेंस कहते हैं रेजिस्टेंस को। एक क्राउड की जो रेजिस्टेंस है, मुजाहमत है, तो अब OH ना इधर से अटैक कर पा रहा है ना उधर से अटैक कर पा रहा है, देन वी नीड अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर के साथ एसीटोन को मिला के यूज किया जाता है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये उसको आयोनाइज करता है, बस ये खुद सॉल्वोलाइसिस नहीं करता, सिर्फ वाटर यूज नहीं किया जाता, उसके साथ एसीटोन भी यूज किया जाता है, ये सिर्फ उसे आयोनाइज करता है, कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन जो है वो इस तरह से हमारे पास आ गया, ये 3 CH3 उसके साथ आ गए और ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। ये एक हाइड्रोलिटिक फिशन है, इसमें कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन से महरूम हो गया, कार्बोकैटाइन बन गया और क्लोराइडाइन बन गया। अब उस कार्बोकैटाइन के ऊपर नेक्स्ट स्टेप में देखें OH अटैक करता है। ये OH का अटैक जो है ना वो 2 तरफ से पॉसिबल है, जिसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ये 3 CH3 जो है वो हमारे पास आ गए। OH बेटा इधर से अगर अटैक करे, अगर इधर से अटैक करेगा तो OH कार्बन 3 CH3, ये हम कहेंगे कि उसने अपने स्ट्रक्चर को रिटेन किया है। इसमें भी CH3 इधर ही है और पहले वाले रिएक्टेंट में भी सारे CH3 इधर ही हैं, ये अपने आप को रिटेन कर रहा है। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि OH अगर इधर से अटैक कर देता है तो फिर सारे CH3 दूसरी साइड पे चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो दोनों के होने के चांसेस 50-50 है बेटा, दोनों मिलके एक रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बना रहे होते हैं।
तो दोनों की पॉसिबिलिटी जो है ना वो हमारे पास 50-50 है। जो SN2 है उसमें 100% इन्वर्जन होती है, यहाँ पे 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन दोनों पॉसिबिलिटीज है बेटा। इसमें जो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो कार्बोकैटायन बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो फिर न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो यानी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे SN1 रिएक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो अब यही दोनों बातें, यही दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो MCQ में आपके सामने बेटा। पहला MCQ है जो कि 2010 में पूछा गया, ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन कॉन्फिगरेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, कि SN2 रिएक्शन में कॉन्फिगरेशन जो है वो क्या होती है, जो मैंने अभी आपको समझाया था 100% इन्वर्जन होती है। पहली ऑप्शन रिमेन सेम, बीटा ऑप्शन डिपेंड अपॉन द कार्बन एटम, चार्ली ऑप्शन गेट्स इन्वर्टेड, डेल्टा ऑप्शन डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन। तो बेटा ये गेट्स इन्वर्टेड है, 100% इन्वर्जन हो जाती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन पे डिपेंड नहीं करती, ना ये कार्बन पे डिपेंड करती है, ना रिमेन सेम होती है। तो चार्ली इसका ज्यादा बेहतर आंसर है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि सारे जो ग्रुप जो हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। और जो SN2 में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा जो ये स्पेसिफिक है वो प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी भी शो कर सकते हैं, लेकिन टर्शरी जो है वो उसमें तकरीबन 0 के करीब उसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन वो शो कर सकते हैं वेरी वेरी स्लो रिएक्शन जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग SN2 रिएक्टिविटी। तो कहता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने बताना है SN2 के लिए, तो सबसे ज्यादा बेटा प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो पहले ऑप्शन में टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव शो किया हुआ है, गलत हो गया। बीटा ऑप्शन में जो है ना वो प्राइमरी है, फिर टर्शरी आ गया और फिर सेकेंडरी, गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन जो हमारे पास सेकेंडरी फिर टर्शरी फिर प्राइमरी, ये भी गलत हो गया। डेल्टा ठीक है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी है देन टर्शरी है, तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। जो प्राइमरी है वो 100% SN2, जो सेकेंडरी है वो 50% SN1 SN2 दोनों शो कर रहा होता है दोनों, और जो टर्शरी है वो 100% SN1 रिएक्शन को शो कर रहा होता है। फिर इसका आंसर जो है वो डेल्टा ऑप्शन। जो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो SN1 मैकेनिज्म के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। कहते हैं जी SN1 मैकेनिज्म को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। तो पहली ऑप्शन है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप का नेचर जो बेटा इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि लिविंग ग्रुप अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन नहीं होगा या जो बहुत स्लो हो जाएगा, तो गुड लिविंग ग्रुप जल्दी रिएक्शन करवा देता है। बीटा ऑप्शन है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मैंने बताया कि पोलर सॉल्वेंट की वजह से रिएक्शन होता है, जिसमें वाटर के साथ एसीटोन यूज किया जाता है, तो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। चौथी ऑप्शन स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं, सेकेंडरी भी शो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के सॉल्वेंट में रखा गया है, और जो प्राइमरी है वो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन शो करते हैं। जो डेल्टा ऑप्शन है स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे ये डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे सारा काम सॉल्वेंट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल भी है तो रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके कंपैरिजन के हवाले से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड। टू टाइप्स ऑफ SN जो रिएक्शन हैं उनके कंपैरिजन के वाले से MCQ है बेटा। तो पहली ऑप्शन SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन के लिए है कि इट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है बेटा। इसकी मॉलिक्यूलैरिटी यूनी जो ना वो 1 है, इसका ऑर्डर 1 होता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन पे जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बस ये न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। उधर SN2 मैकेनिज्म बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मैंने बता दिया था। और आगे बीटा ऑप्शन SN1 के लिए इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये गलत हो गया, और SN2 इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी गलत, ये ऑपोजिट लिख दिया है। जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर है, जो SN2 है वो सेकंड ऑर्डर है। जो चार्ली ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन, टर्शरी सबसे पहले फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी। ऑर्डर ऑफ द ईज ऑफ SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन में प्राइमरी सबसे पहले फिर सेकेंडरी देन टर्शरी, ये भी ठीक है। डेल्टा ऑप्शन SN1 के लिए इट इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फिगरेशन इन द प्रोडक्ट, ठीक है। और SN2 में इट इन्वॉल्व 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फिगरेशन, ये भी ठीक है। सिर्फ बीटा बात इनकरेक्ट है जो कि ऑपोजिट लिखी हुई है, बाकी सारी बातें ठीक है। फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा बीटा ऑप्शन। जो बेटा लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा इसकी एलिमिनेशन के हवाले से है। जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आप कह सकते हैं कि एक साइड रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ ही चल रहा होता है बेटा। तो इसमें बीटा एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्यों इसको ये बोला जाता है कि इसमें बीटा हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे मैं इसको इस तरह से शो करता हूँ कि जी हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसमें ये वाला जो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन जो उसे हैलोजन जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, और ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, ये बीटा कार्बन है। इसके बाद जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है, जो कि हम ये कहते हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होने पे वो एसिडिक हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब जब आप उसमें अल्कोहलिक KOH ऐड करते हैं बेटा, तो जो मीडियम है यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। वो जो उसमें अल्कोक्साइड आयन है वो बेसिकली बेस के तौर पे एक्ट करता है, और वो बेस इसके ऊपर अटैक करती है। ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा इधर शिफ्ट होते हैं,
इधर बॉन्ड शिफ्ट होने से डबल बॉन्ड आ जाता है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ मेंशन कर दिए, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए जो कि पॉसिबल नहीं है, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन समेत यहाँ से निकाल दिया जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन समेत जब यहाँ से निकलता है नेगेटिव आयन होता है जो कि पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड, और बेस विद हाइड्रोजन आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे अल्कीन बन जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बना एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज माइनस होती है ना बेटा, वो बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन का होना बड़ा जरूरी है। अगर किसी कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है और लेकिन वो अल्काइल हैलाइड भी है, फिर वो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमने नियोपेंटाइल क्लोराइड लिखा था, इसमें अल्फा कार्बन के पास हैलोजन तो है लेकिन बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। तो फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आप कह सकते हैं कि बीटा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। तो ये बीटा जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ ही हो रहा होता है। सॉल्वेंट अगर आप चेंज कर देंगे तो उसमें तो स्पेसिफिक हो जाएगा, इसकी यील्ड बढ़ जाएगी अल्कीन की, लेकिन अगर फर्ज करें कि आप एक्वस जो ना मीडियम भी यूज करते हैं तो उसमें भी अगर अल्कोहल बन रहा है, जैसे यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, तो इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल वो चीज वो नेगेटिव आयन है जो कार्बन पर अटैक करता है, लेकिन अगर यही नेगेटिव आयन हाइड्रोजन पर अटैक शुरू कर दे तो हम इसको बेस का नाम देंगे। यानी न्यूक्लियोफाइल और बेस की कैटेगरी में जो डिफरेंस वो सिर्फ उनके जो ना वो आप कह सकते हैं कि मोड ऑफ अटैक के वाले से, कि वो किस चीज पर अटैक कर रहा है। कार्बन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, वही चीज अगर हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो बेस भी कहलाती है। तो फिर इसलिए चूंकि बीटा हाइड्रोजन पर अटैक होता है इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, इसकी 2 टाइप्स है, E1 E2। जो E2 मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म के साथ एक साइड रिएक्शन के तौर पे है, जो E1 मैकेनिज्म है वो SN1 के साथ साइड रिएक्शन के तौर पे। जैसे E1 को पहले समझाता हूँ। सबसे पहले उसी तरह से पोलर सॉल्वेंट की वजह से जो है वो कार्बोकैटाइन बनता है। कार्बोकैटाइन बनने के बाद जो OH है वो कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है, लेकिन वही OH जो है वो अगर हाइड्रोजन पे यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना शुरू कर दे तो फिर हमारे पास अल्कीन बनेगा, और हम ये कहेंगे कि E1 और SN1 में पहला स्टेप सेम है कार्बोकैटाइन का बनना, दूसरे स्टेप में अल्कीन या अल्कोहल जो भी बनना है वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो ना वो हमारे पास उसका E1 मैकेनिज्म के हवाले से कॉन्सेप्ट था, जो कि आपके सामने एक स्लाइड में भी शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट समझा दी है। जो E2 मैकेनिज्म है वो यहाँ पे मैं आपको समझा चुका हूँ। ये E2 मैकेनिज्म है जिसमें हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनता है। तो ये दोनों बातें हो गई। अब इसका एक डिफरेंस जो है ना वो आपके सामने है, जो स्लाइड है उसमें डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1 मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो E1 एलिमिनेशन बेटा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है बिल्कुल SN1 की तरह से, और E2 जो है वो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है बिल्कुल SN2 रिएक्शन की तरह से। E1 जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, E2 सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। E1 जो एलिमिनेशन है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटाइन का बनना है, दूसरे स्टेप में जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और E2 मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से E1 जो है वो टर्शरी के लिए सबसे ज्यादा जल्दी होगा, फिर सेकेंडरी देन प्राइमरी, और E2 जो है वो प्राइमरी के लिए सबसे ज्यादा होगा, देन सेकेंडरी देन टर्शरी के लिए हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अल्कीन की फॉर्मेशन है फ्रॉम डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एन अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो पहली ऑप्शन है एलिमिनेशन, बीटा ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, चार्ली ऑक्सीडेशन, डेल्टा कंडेंसेशन। बड़ा ये एलिमिनेशन रिएक्शन है जो कि यहाँ पे अल्फा ऑप्शन में मेंशन है क्योंकि यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, तो इसका अल्फा आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन SN यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के कंपैरिजन के हवाले से बेटा एक स्लाइड आपके सामने, फिर उसके हवाले से हम एक MCQ को डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड में देखें डिफरेंस है SN रिएक्शन और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के हवाले से। पहले SN रिएक्शन जो है वो मोर पोलर सॉल्वेंट में जो ना वो हो रहा होता है जैसे वाटर है, और जो एलिमिनेशन है ये लेस पोलर सॉल्वेंट में हो रहा होता है जैसे अल्कोहल है। और उसकी एग्जांपल आगे एक्वस KOH में और फिर आगे अल्कोहलिक KOH में, दोनों में रिएक्शन हुआ। एक्वस में ब्रोमीन रिप्लेस होता है और OH ग्रुप आ जाता है, एथेनॉल बन जाता है, और अल्कोहलिक KOH में अल्कीन हमारे पास बन जाता है जो कि ईथीन है। SN रिएक्शन में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन फ्रॉम जो अल्फा कार्बन है जो कि अल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें इस अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है। और आगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में जो पहला अटैक है वो किसके ऊपर हो रहा है, वो बीटा हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है। तो फिर ये अटैक जो है ना उसका वो चेंज हो जाता है, और जो SN रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली लो रेट पे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होता है, और जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है। बड़ा ये उनका एक कंपैरिजन था। तो इसके वाले से फिर एक MCQ जो मैं भी आपको समझा भी चुका हूँ, फॉर विच मैकेनिज्म इन केस ऑफ द अल्काइल हैलाइड फर्स्ट स्टेप इज द सेम। पहली ऑप्शन है E1 एंड SN1, बीटा ऑप्शन है
SN1 एंड E2, चार्ली ऑप्शन E2 एंड SN2 और डेल्टा ऑप्शन E1 एंड E2। फिर इसका आंसर E1 एंड SN1 है क्योंकि दोनों में पहले कार्बोकैटाइन बनता है और उसके बाद फिर अगले स्टेप में जो है ना वो अल्कोहल या अल्कीन जो भी बनना है वो यहाँ से बनेगा। ये था बेटा आज का लेक्चर।